नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल मोक्ष ज्ञान में। साथियों, आज हम बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं, इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें कमेंट करके यह भी बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हो। हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके अनुसार वही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बंजर धरती के उस उजाड़ से डेरे में सावरी अब तक निद्रालीन थी। सावरी अपने माता पिता की बहुत दुलारी थी, जिसे हर बात में लाड़ प्यार मिलता था। सूरज सिर पर चढ़ाया था, परंतु उसे जगाने की कोई युक्ति काम ना आ रही थी। तभी उसकी मां काजरी, जो सुबह से उसे जगाने का प्रयास कर रही थी, आखिर उसकी ओर बढ़ी और आवाज लगाई, अरे सावरी उठ जा, दिन चढ़ आया है और धूप ने सर पर आकर दस्तक दे दी है। कब तक सोती रहेगी? काजरी ने गुस्से में उसकी चादर खींचते हुए कहा। और सावरी, जो खाट पर पड़ी आलस्य में लिपटी थी, झट से चादर वापस छीनकर अपने ऊपर ओढ़ ली। वह मुंह बिचकाते हुए बोली, मां, ओसम ताली ताई जायडम, सोने देना, क्यों सुबह सुबह सताने लगी है? इतना कहकर वह फिर से सो गई। इधर हरलाल हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोर से काजरी को पुकारते हुए बोला, अरे काजरी, छोड़ उस बेचारे को सोने दे। गली गली तो नाच कूद कर थकती ही है। सुन जरा, चूल्हे में आग सुलगा दे, चिलम बुझ गई है। तंबाकू का भी बंदोबस्त कर देना और कुछ चाय रोटी हो तो दे दे। काजरी गुस्से में पैर पटकते हुए बड़बड़ाते हुए चूल्हे की ओर बढ़ी। उसकी बड़बड़ाहट भंवर लाल और सामग्री के कानों तक पहुंच गई। वह कह रही थी, महाराज, यह दोनों बाप बन बस अपने मन का ही करते हैं। सुबह उठकर धो पहुंचकर प्रभु का नाम लेना चाहिए और काम पर जाना चाहिए, ताकि 4 पैसे इकट्ठा हो सके। अब लोग अपनी बिरादरी में पैसों का हिसाब किताब करने लगे हैं, पर इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कजरी बड़बड़ाते हुए पतीली से गर्म चाय स्टील के ग्लास में उंडेलती है और 2 रोटियां डालियों से उठाकर एक स्टील की थाली में रखकर भंबरलाल को पकड़ा देती है। फिर चूल्हे की अंगारों से तंबाकू भरकर चिलम में सुलगाती है और अपने मर्द के पास बैठकर हुक्का अपनी ओर खींचती है। 2-3 गहरे कस लेने के बाद वह धीमे से धुएं का घना गुब्बार छोड़ते हुए अपने काम में वापस लौट जाती है। सुबह के 7 बज चुके थे और कलबेलिया बंजारों की बस्ती में अधिकतर लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो चुके थे। राजस्थान के ऊंचे इलाकों से आए हुए यह क्लबेलिया, जो सपेरा जाति के लोग होते हैं, गांव-गांव, शहर-शहर घूमा करते हैं। इनका मुख्य काम सांप पकड़ना, उष्टुकनिपायम, उनका नाच कराना और उन्हें पालतू बनाना होता है। कुछ लोग जड़ी बूटियों की गहन जानकारी रखते हैं और देसी दवाओं के जरिए विभिन्न बीमारियों का इलाज कर लोगों की तकलीफें कम करते हैं। इसी बंजारों के कुछ लोग औजार बनाने, टोकरी बुनने जैसी कलाओं में भी माहिर हो गए हैं। वे अपनी बनाई हुई चीजों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। हर परिवार के पास एक बैलगाड़ी होती है, जिसमें वे अपनी पूंजी और सामान को सजा कर रखते हैं और शहर के बाहरी इलाकों में अपने तंबू गाड़ देते हैं। हर डेरे में एक मुखिया होता है, जो आपसी सामंजस्य बनाए रखता है ताकि पूरे समुदाय का जीवन सुव्यवस्थित हो सके। इन बंजारों के अपने नियम और परंपराएं होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। बुजुर्ग और अधेड़ महिलाएं बच्चों की देखभाल, खाने की व्यवस्था और डेरे की देखरेख करती हैं। वहीं जवान लड़कियां और छोटी बच्चियां शहर की गलियों में नागिन नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मनोरंजन करती है और जो कुछ भी भेंट या पैसा मिलता है उसे खुश होकर पूरे डेरे में साझा कर देती है। इनकी पोशाक को देखकर ही दूर से पहचान लिया जा सकता है। सांभोरी का रंग बिरंगा परिधान, जिसमें चमकदार शीशे और सितारों की झिलमिलाती कारीगरी होती है, उसकी अलग पहचान है। उसके सिर पर एक लंबी लाल और काली ओढ़नी होती है, जिस पर बारीकी से सलमे, सितारे और छोटे छोटे शीशे जड़े होते हैं। काले या चमकीले सुनहरे रंग का विशाल घेरदार घाघरा उसके लिबास का खास हिस्सा है। हाथों में चांदी और हाथी दांत के बने मोटे कड़े, जो कलाई से लेकर कई बार कोहनी के ऊपर तक फैले होते हैं, और पैरों में चांदी के पायल, बिछुए और माथे पर चांदी का चमकता हुआ टीका उसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। चेहरे पर बारीक से बारीक बिंदियां गुदी होती हैं, जो उसकी पारंपरिक छवि को संपूर्ण करती है। यही सजध्वज, यही अनोखी पोशाक पहनकर सांवरी अपने बाल सखा और भावी पति धीरू के साथ नागिन नृत्य करती है, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। 22 से 23 साल की सांवरी न केवल अपने माता पिता की बल्कि पूरे कबीले की चहेती है। उसका गोरा रंग, नुकीली नैन नक्श की तेजी और उसकी पीठ तक लहराती वेणी उसकी एक अलग ही छवि बनाते हैं।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हर समय सुरमा बसा होता है और सुनहरे भविष्य के सपने जो उसकी आंखों में हमेशा चमकते रहते हैं। उसकी आवाज इतनी मधुर है कि पर्वतों की गूंज को भी मात दे दे और उसकी नृत्य शैली इतनी लोचदार है कि जैसे कोई नागिन बीन की तान पर झूम रही हो। पर जितनी वह अपने रूप रंग में मधुर और आकर्षक है, उतनी ही अपने स्वभाव में नुकीली और तेज भी। अपने परिवार का पोषण करने के लिए वह सड़कों पर नाचती गाती है, लेकिन मजाक के मामले में वह जरा भी बर्दाश्त नहीं करती। उसकी कमर में हर वक्त एक छोटी पर धारदार कटार बंधी रहती है। जो भी उससे मजाक करने की कोशिश करता है, कटार बिजली की गति से बाहर आ जाती है और वह खूंखार शेरने की तरह हमला करने को तैयार हो जाती है। उसके साथ हमेशा उसका मंगेतर धीरू होता है, जो उसे हर कदम पर संभाले रहता है। सामरी को नृत्य और हिंदी फिल्मों का गहरा शौक है और इन दो चीजों में ही वह खुद को पूरी तरह डूबा लेती है। सामरी के मन में हर दिन यह ख्याल उमड़ता कि कभी तो उसे बड़े पर्दे पर अपनी कला दिखाने का अवसर मिलेगा। एक ऐसी अदृश्य उम्मीद उसके मन में हर सुबह जागती कि किसी दिन उसकी मेहनत को कोई परख पाएगा और उसकी किस्मत के बंद दरवाजे अचानक खुल जाएंगे। वर्तमान में सांवरी और उसका कबीला राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठहरा हुआ था। सांभरी ने कई फिल्मों में जयपुर की लोकेशनों को देखा था और वह जानती थी कि यहाँ देश विदेश के लोग सैलानी बनकर अक्सर आते रहते हैं। वह हर दिन इसी आशा में जीती कि शायद कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके सपनों को पर लगाकर उड़ान भरवा सके। हर सुबह भोजन के बाद सांभरी, धीरू और कबीले की 2-3 अन्य युवतियां एक टोली बनाकर जयपुर की गलियों में निकल पड़ती। किसी मोहल्ले या बाजार के एक कोने में रुककर वे अपनी प्रस्तुति का स्थल बना लेती। धीरू ढपली पर थाप देता और सांभरी एवं लड़कियां मिलकर या तो किसी लोकगीत की धुन बुनती या फिर किसी लोकप्रिय नागिन गीत की तान छेड़ देती। सांभरी की कोयल सी मधुर आवाज का जादू लोगों को खींच लेता और फिर उसके संजीदगी से सुर मिलाने के साथ नृत्य की लहराती अदाएं एक सम्मोहन बुन देती। जब वह लयबद्ध ताल पर नृत्य करती तो ऐसा प्रतीत होता मानो दर्शक अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हों। लोग अपने सभी कार्य छोड़कर उसकी सौंदर्यपूर्ण नृत्य कला और मखमली आवाज के जादू में पूरी तरह खो जाते। 3-4 गीतों और नृत्य के बाद धीरू अपनी दपिली के साथ टोली को आगे की ओर ले जाता, नए दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार। लोगों के सामने अपने पैंथों का प्रदर्शन करने पर वे सहजता से रुपए 510 उसकी झोली में डाल देते। शाम तक उसकी टोली के पास लगभग रुपए 1000 से रुपए 1200 तक की राशि इकट्ठा हो जाती, जिसे मेहनत और योग्यता के आधार पर आपस में बांट लेते। सामग्री और धीरू का एक नियम था, जरूरत भर का धन इकट्ठा होते ही वे अपनी चाहतों को नियंत्रित रखते, किसी लालच में नहीं पड़ते। फिर वे मिलकर किसी होटल में जाकर पेट भर खाना खाते या समय अनुकूल होता तो सांवरे की पसंदीदा फिल्म देखने निकल पड़ते। उनका यह अटूट विश्वास था कि कुल देवता उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे, लेकिन अतिरिक्त लालच दिखाने पर अप्रसन्न भी हो सकते हैं। इसी मान्यता के चलते वे जितना आवश्यक हो उससे अधिक मांगने से बचते। शायद उनकी कला के प्रति निष्ठा, विश्वास और अपने कुल देवता की श्रद्धा का ही यह प्रभाव था कि कभी भी वे खाली हाथ नहीं लौटते थे, बल्कि अन्य टोलियों की तुलना में उन्हें अधिक धन ही प्राप्त होता था। सांभरी और धीरू की जोड़ी का सौंदर्य देखते ही बनता था। उन्हें देखते ही यह समझ आ जाता था कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बचपन से एक साथ पले बढ़े, खेलते कूदते हुए दोनों ने बिना शब्दों के ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था। सांभरी के समय में बनरालाल और धीरू के पिता खैरू के साथ गहरी मित्रता रखते थे। बंबरलाल, खैरू, बर्बर और लाल बचपन के साथी थे। खैरू ने तो सांभरी के जन्म से पहले ही बनरलाल को यह वचन दे दिया था कि यदि कोई संयोगवश बिन्नी बनी तो वह धीरू का विवाह उससे ही करवाएगा। बंजारा रीति में जुबान का निभाना अनिवार्य था और इसी कारण धीरू जानता था कि सांभरी ही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। सांभरी को भी मालूम था कि धीरू ही उसका मर्द बनेगा। बीते दिन सांभरी और धीरू ने योजना बनाई थी कि आज वे अपना पहला डेरा राज मंदिर सिनेमा के सामने लगाएंगे। उनका पूरा विश्वास था कि वहां ढेरों बख्शीश मिलेगी और फिर अपनी पसंदीदा पिक्चर भी देखेंगे। टोली ने पहले ही सिनेमा हॉल के बाहर पान वाले से परिचय बढ़ा लिया था ताकि नृत्य के बाद वह उनकी धपली और बाकी सामान को संभाल सके। इतना ही नहीं, पान वाला सांभरी के नृत्य के बाद उससे विशेष मीठा पानी भी पिलाने वाला था। रात करीब 11 बजे के आसपास सांभरी, धीरू, मैनू, चुटकी और उनके अन्य साथी बंजारों की टोली सिनेमा हॉल के सामने पहुंच गई और अपनी तैयारी में जुट गई।
सभी अपने अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगे। धीरू अपनी ढपली सही कर रहा था। कुछ ही देर में सांभड़ी ने अपनी मधुर तान छेड़ी और देखते ही देखते लोगों का एक बड़ा समूह वहां इकट्ठा हो गया। टोली के सभी सदस्यों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ की। सांवड़ी के जादू ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। धीरू की डपली सांवड़ी के हर थिरकते कदम का निरंतर साथ दे रही थी, मानो साक्षात स्वर्ग से कोई अप्सरा नृत्य कर रही हो। आज सांवड़ी के भावनाओं में बिजली सी चमक थी। उसके गले से मानो साक्षात सरस्वती देवी की स्वर लहरियां निकल रही थीं। एक के बाद एक लोकगीत और फिल्मी धुनों पर वह और उसकी दोनों सहेलियां नृत्य में मग्न थीं। सड़के के दूसरी ओर एक लंबी काली कार आकर रुकी। उसके काले शीशों के पीछे कौन बैठा था, इसका ध्यान किसी को नहीं था। सांवरी का जादू सभी पर ऐसा छाया था कि किसी ने कार की ओर ध्यान नहीं दिया। लगभग 45 से 50 मिनट तक सांवरी और उसकी सहेलियां नृत्य में खोए रहीं। उसकी दोनों सहेलियां थक कर बैठ चुकी थीं, मगर सांवरी पर तो मानो कोई जुनून हावी था। आखिरकार कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपना नृत्य समाप्त किया। धीरू और बाकी टोली के सदस्य भी अपनी थकी हुई सांसों को साधने लगे। लोग भी उनकी प्रस्तुति में इतने खोए हुए थे कि ताली बजाना भूल गए थे। कुछ ही पलों बाद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी टोली का अभिनंदन किया। धीरू की धपली अब नोटों से भरी हुई थी। सभी ने दर्शकों का अभिवादन किया और टोली ने धीरे धीरे अपना सामान समेटना शुरू किया। सभी के चेहरे खुशी से दमक रहे थे कि तभी काले रंग की एक कार से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसकी मांसल कदकाठी किसी बॉक्सर की तरह थी, लेकिन परिधान में ड्राइवर की वर्दी और सिर पर चमचमाती टोपी से यह स्पष्ट था कि वह किसी अमीर शख्स का ड्राइवर था। वह व्यक्ति अत्यंत सदी चाल से धीरू के पास आया। उसके हाथ में 500 के 2 नोट रखे और कार की ओर इशारा करते हुए कुछ कहा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकालकर धीरू को सौंपा और वापस अपनी कार की ओर लौट गया। धीरू चकित होकर अपने हाथ में थामे 500 के उन नोटों को देखता रहा, फिर कार्ड और अंत में उस लंबी गाड़ी को। जब तक वह कुछ समझ पाता, वह कार जिस दिशा से आई थी उसी ओर मुड़कर निकल गई। वह कई बार कोशिश करके भी उस रहस्यमयी व्यक्ति की झलक नहीं देख सका। धीरू ने वह कार्ड संभालकर अपनी जेब में रख लिया और खुशी से चहकते हुए बोला, आज तो गजब हो गया। एक ही बार में 3500 से ज्यादा रुपए हाथ में आ गए। पूरी टोली के चेहरों पर खुशियों की चमक थी। धीरू ने पान वाले से कहा, भैया वो मीठा पान बना दो और यह सामान कहाँ रख दूं? इतना कहकर धीरूराज मंदिर के टिकट काउंटर से 4 बालकनी की टिकट खरीद लाया। आज का दिन वाकई खास था। सांवरी की किस्मत मानो नए आयाम छूने वाली थी। सभी चारों सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म देखने जा पहुंचे। फिल्म देखने के बाद वे सभी बड़े आनंद में हीरो हीरोइन की बातें करते, हंसी मजाक करते हुए अपने डेरे की ओर लौटे। आज का दिन साबरी के लिए जैसे सपनों की हकीकत बन गया था। धीरू और बाकी लड़कियां भी इतनी बड़ी रकम पाकर बहुत प्रसन्न थीं। सांवरी की आंखों में उम्मीदें जगने लगीं। उसके मन में यह विचार आया कि इतनी भीड़ में कोई ऐसा जरूर होगा जो उसके नृत्य को देखकर उसे फिल्मों में अवसर दिला सकेगा। फिर वह भी उसी तरह बड़े पर्दे पर नृत्य करेगी जैसे आज फिल्म की हीरोइन ने किया। लोग उसके नृत्य पर सीटी बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। पर वह यह सोचकर चौंकती भी कि वह लंबी काली कार में बैठा व्यक्ति कौन था जिसने धीरू को इतने बड़े नोट दिए और साथ में एक कागज भी। उस कागज में क्या लिखा था? टोली की किसी लड़की को पढ़ना भी नहीं आता था। धीरू ने मजाक में कहा, शायद वह मिलने की बात कर रहा था। क्या सच में उसे हमारा नृत्य पसंद आ गया? उसी समय सामने छोले भटूरे की एक रेहड़ी दिखी। धीरू का हाथ थामे सांभरी बोली, चलो जी, हमें तो भूख लगी है। कौन कौन खाएगा छोले भटूरे? और बिना किसी का जवाब सुने ही वह रेहड़ी वाले से बोली, भैया 4 प्लेट मसालेदार छोले भटूरे लगा दो। स्वाद लेकर छोले भटूरे खाने के बाद वे थोड़ा आगे बढ़े और बर्फ की स्पेशल खट्टी काली चूसने का भी लुत्फ उठाया। यह सब खाने के बाद वे बाजार की रौनक में मग्न होते हुए धीरे धीरे अपनी बस्ती की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही दूरी पर एक जीप आकर उनके पास रुकी। उसमें 4 पर लड़के थे जो सांवरी और उसकी सहेलियों को घूरते हुए अश्लीलता से मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही सांवरी उनके पास से गुजरी, उनमें से एक ने सीटी बजाई और ताने मारते हुए बोला, अरे हाय, कहाँ जा रही हो नागिन? हमारे बंगले पर आओ। नागिन डांस करेंगे और मस्ती भी करेंगे। यह सुनकर सांवरी रुक गई। वह पीछे मुड़ी और तीखी नजरों से उसे घूरते हुए बोली, एक बार फिर से बोलना, क्या कह रहे थे बाबूजी? यह देख धीरू और बाकी की दोनों लड़कियां भी घूमकर खड़ी हो गईं। जीप में बैठे लड़के किसी बड़े घर के बिगड़े हुए औलाद लग रहे थे। उनमें से एक
जो मजबूत कद काठी का था, जीप से उतरकर सांवरी के सामने आ खड़ा हुआ। उसके 6 फुट के कद और हट्टे कट्टे शरीर से किसी आम लड़की का सहमना स्वाभाविक था। उसने आंख मारते हुए कहा, हमने कहा नागिन रानी हमारे बंगले पर आओ, जो चाहोगी वही मिलेगा। बात पूरी होती। इससे पहले ही सांवरी की सहेली ईश्वरी ने बिजली की तेजी से अपनी कमर से कट्टा निकाला और उसकी गर्दन पर तान दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि लड़के को सोचने का मौका भी नहीं मिला। सांवरी ने तीखी आवाज में कहा, बाबूजी हम नाचने वाले लोग हैं, अपना ईमान बेचने वाले नहीं। ऐसी बातें अपने घर की महिलाओं से करिए। एक और शब्द भी मुंह से निकला तो यह कत्ता तुम्हारी गर्दन ऐसे उड़ा देगा जैसे गाजर मूली। सांभरी की बात सुनते ही वह लड़का भय से पीला पड़ गया, मानो इस अप्रत्याशित साहस ने उसकी रगों से खून खींच लिया हो। बाकी साथी भी सावधान हो गए और जीप में बैठे थे, लेकिन सांभरी के क्रोध की आंधी के सामने वे सभी सहम कर रह गए। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सांवरी ने उसे जीप की तरफ धकेलते हुए कहा, मेरा नाम सांवरी नागिन है और मुझसे ज्यादा जहरीला कोई नहीं। याद रखना, अगली बार मेरे रास्ते में आने की भूल मत करना, वरना इस बार गर्दन काटकर हाथ में धर दूंगी। इसके बाद वह अपनी उसी मस्त चाल में लौट पड़ी। डेरे पर पहुंचने पर उसने देखा कि बापू अपने काम से वापस लौट चुका था और खाट पर बैठकर हुक्के की गुड़गुड़ाहट में मग्न था। कजरी भी पास बैठी थी, बीच बीच में हुक्के के कश ले रही थी। सांवड़ी को आता देख कजरी मुस्कुराते हुए बोली, आ गई लाडो, आज बड़ी देर लगा दी तूने। सांवड़ी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे अम्मा आज तो घना दिन रंगीन रहा। कहते हुए उसने कजरी के हाथ पर 25,500 रुपए के नोट रख दिए। कजरी की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वह बोली, अरे लाडो, इतने सारे पैसे कहां से लाई? कहीं सच में कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? सांवरी मुस्कुराते हुए बोली, अरे अम्मा आज हमारे नाच का कमाल था। बड़े बड़े साहब लोग आए थे देखने और एक तो इतना खुश हुआ कि 1,000 रुपये दे गया और अपनी हवेली पर भी बुला गया। एक ही नाच में हमें 3,500 रुपये से ज्यादा मिल गए। फिर हमने सब मिलकर पिक्चर भी देखी। बापू मुस्कुराते हुए बोला, अब कुछ खा भी ले बेटा, शाम होने को आई है। कजरी बीच में बोली, अरे अम्मा हम तो छोले भटूरे और काला खट्टा खाकर आए हैं। आज दिन भर खूब मौज की हमने। साबरी ने जानबूझकर जीप वाली घटना माँ बाप को नहीं बताई, यह सोचकर कि बेकार में वे चिंता में पड़ जाएंगे। वैसे भी ऐसे वाक्य कजरी के साथ अक्सर घटित होते रहते थे। उसे अच्छी तरह से पता था कि ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाना है। शायद यह उसकी तकदीर का ही खेल था। वैसे भी इस दुनिया में गरीब बंजारों की इज्जत का कोई खास मोल नहीं समझा जाता। सड़कों पर नाचने गाने वालों को लोग इंसानियत से परे ही देखते हैं। कजरी के कुछ जान पहचान वाले ऐसे भी थे जो चंद रुपयों के लालच या पेट की आग बुझाने के लिए अपने आत्मसम्मान का सौदा कर बैठते थे। शायद यही वजह थी कि सांवड़ी के मन में हमेशा इस बंजारा जीवन से दूर निकलने की चाहत रहती थी। वह अक्सर ख्वाबों में देखती थी कि एक दिन जब उनके पास पर्याप्त दौलत होगी तब वह इस दायरे से बाहर निकल जाएगी। रोज रोज की यह ठिकाने बदलने वाली जिंदगी तब कहीं थम जाएगी। सांवरी अक्सर सोचती थी, जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तब हम भी एक हवेली बनाएंगे। एक ऐसी हवेली जहां उसके माँ बाप, उमा, धीरू है, धीरू का परिवार और वह अपने बच्चों के साथ सुकून से रहेंगे। उसने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगी। उसके बच्चे भी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाएंगे और फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करेंगे। वह अपने बच्चों को अपनी कला जरूर सिखाएगी, पर उन्हें गली गली भटकने नहीं देगी। शाम ढल चुकी थी। कजरी ने खाना तैयार कर लिया था। सब ने मिलकर बाजरे की रोटी, दाल और लहसुन मिर्च की तीखी चटनी के साथ खाना खाया। फिर बापू अपनी खाट पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे और कजरी चूहा साफ करने में जुट गई। कजरी ने फिर आसमान के टिमटिमाते तारों को निहारते हुए अपने सपनों की ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। चांद की रोशनी में बंजारे की बस्ती उजाले से नहा उठी थी। धीरे धीरे सब अपने अपने डेरे में सोने की तैयारी करने लगे। अचानक भंवरलाल को तेज खांसी का दौरा पड़ गया। पिछले कुछ दिनों से हंसी ने भंवरलाल को बेहद परेशान कर रखा था। उसने कबीले के बुजुर्गों से सलाह लेकर कई जड़ी बूटियों से अपना इलाज किया था, मगर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि उसका मर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सांवरी ने घाट से चिल्लाते हुए कहा, बापू यह हुक्का आखिर कब छोड़ेगा? आओ चित्ता रहा हूं लेकिन यह हुक्का तेरी जान लेकर ही दम लेगा। कजरी ने भी टोका, अब से बापू की चिलम मत भरना, और अगर मैंने तुझे या बापू को हुक्का पीते देखा तो चिलम तोड़ दूंगी। अमरलाल की खांसी थमने का नाम नहीं ले रही थी।
सांवरी तुरंत दौड़कर बापू की खाद के पास आई और उसकी पीठ को सहलाने लगी। अचानक भंवरलाल को उल्टी हुई और चांदनी की हल्की रोशनी में सांवरी को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है थे। घबराते हुए उसने अपनी मां को पुकारा, कजरी अम्मा लालटेन तो लेकर आ। बापू ने उल्टी कर दी। कजरी जल्दी से अपना काम छोड़कर वहां आई और बोली, अरे यह तंबाकू का असर होगा, दिनरा हुक्का ही तो पीता है। कहने से भी नहीं मानता। लेकिन जब लालटेन की रोशनी में जमीन पर फैलता लाल धब्बा देखा तो दोनों सख्त में आ गए। कजरी ने कांपते हुए कहा, यह तो खून है। बेटा, दौड़कर मुखिया जी को बुला ला, मामला गंभीर लग रहा है। सांभरी दौड़ती हुई मुखिया जी को बुलाकर लाई। मुखिया जी ने खून का धब्बा देखा तो उनका चेहरा भी चिंता से भर गया। उन्होंने कहा, बेटा, लगता है भंवरे का रोग बढ़ता ही जा रहा है। 3 महीने से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन खून का आना तो बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। फिर मुखिया जी ने भंवरलाल से पूछा, पहले कभी खून आया है क्या? भंवरलाल ने धीमी आवाज में कहा, नहीं मुखिया जी, आज पहली बार ऐसा हुआ है। मुखिया जी ने सांवरी से कहा, बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ दवाई दे दूं। भंवरे को कल बड़े अस्पताल में दिखाने ले जाना, मैं भी साथ चलूंगा। तुम माँ बेटी चिंता मत करो, सब ठीक होगा, कुलदेवता भलाई करेंगे। अगले दिन सुबह 8 बजे ही मुखिया जी भंवरलाल के डेरे पर आ गए और आवाज लगाई, भंवरे तैयार हो जा, बड़े अस्पताल चलते हैं। भंवरलाल ने तेजी से अपनी पगड़ी बांधते हुए बाहर कदम रखा और मुखिया जी का स्वागत करते हुए बोला, मुखिया जी पधारो, सुना है तो एक कश ले लो। इसी बीच कजरी चाय बनाकर ले आई। मुखिया जी के साथ घाट पर बैठकर बनरालाल हुक्के का धुआं उड़ाने लगा। जल्दी से 2 कप चाय और थाली में गर्मागर्म रोटी सब्जी रखकर कजरी भी हाजिर हो गई। खाने पीने के बाद जब दोनों चलने को हुए, सांभरी ने तपाक से कहा, बापू मैं भी साथ चलूंगी, बस 2 मिनट रुक जाऊं। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा तू घर का काम देख, मैं भंवर के साथ जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, वापस आकर सब सवालों का जवाब दूंगा। भंवर को कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिन अंग्रेजी दवा लेगा तो बैल जैसा तगड़ा हो जाएगा। वैसे भी वहां बड़े डॉक्टर साहब हैं जो मुझे जानते हैं। सांभरी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहो। मुखिया जी और भंवरलाल अब अस्पताल के लिए निकल पड़े। सवाई मानसिंह अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर श्रीवास्तव से मुखिया जी की पुरानी जान पहचान थी। उन्होंने पहले ही डॉक्टर साहब से बात कर ली थी कि भंवरलाल को दिखाने ला रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी के 30 साल मरीजों की सेवा में लगाए थे। उनकी काबिलियत के चर्चे थे। उनकी अनुभवी उंगलियों में मानो जादू था। कठिन से कठिन रोग को चुटकी में ठीक कर देते थे। इसके अलावा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा में भी वह बहुत निपुण थे। इसी कारण से वह समय समय पर बंजारों से विभिन्न जड़ी बूटियां खरीदते रहते थे। अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। राजस्थान के इस मुख्य चिकित्सा केंद्र की ख्याति के चलते दूरदराज के मरीज भी यहाँ उपचार के लिए आते हैं। मुखिया जी और भंवरलाल डॉक्टर श्रीवास्तव के कक्ष के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। डॉक्टर के कक्ष के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के इंतजार में बैठे थे। मुखिया जी ने बाहर बैठी नर्स को अपना नाम दर्ज करवा दिया और संदेश भी भिजवा दिया। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर श्रीवास्तव ने बाहर आकर मुखिया जी को अंदर आने का संकेत दिया। दोनों डॉक्टर साहब के कक्ष में प्रवेश कर गए। डॉक्टर ने भंवरलाल से स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के साथ ही कुछ शुरुआती सवाल किए और उसके बाद बारीकी से उसका निरीक्षण करना शुरू किया। लगभग 1520 मिनट तक जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर विचार मग्न हो गए। आखिरकार मुखिया जी ने चिंतित स्वर में पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, बात थोड़ी चिंताजनक है। मुखिया जी, लक्षण सामान्य नहीं है, फिर भी मैं कुछ दवाएं और जांच लिख रहा हूं। आप कोशिश करें कि यह सभी जांच आज ही करा लें। इनमें से अधिकतर परीक्षण यहीं हो जाएंगे। 1-2 दिन में सभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, फिर मैं स्थिति स्पष्ट रूप से बता सकूंगा। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने एक पर्चे पर सभी दवाइयां और परीक्षण लिख दिए, जिसमें खून की जांच, मलमूत्र की जांच, चयम आदि, एक्सरे और कई अन्य परीक्षण शामिल थे। उन्होंने एक वार्ड बॉय को उनकी सहायता के लिए निर्देश भी दिया। डॉक्टर ने मुखिया जी से कहा, जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी आनेगी, तब इन्हें लेकर मेरे पास फिर से आइएगा। इसके बाद डॉक्टर साहब ने भंवरलाल से पूछा, तुम बियरी या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद तो नहीं लेते? भंवरलाल ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, हम तो सिर्फ हुक्का पीते हैं। इस पर डॉक्टर ने सख्ती से कहा, पटाएंगे। देखो भंवरलाल, अब से हुक्का भी छोड़ दो। तंबाकू झेर है और अगर ठीक होना चाहते हो तो आज से इसे हाथ भी मत लगाना।
इतना कहकर डॉक्टर साहब अगले मरीज की ओर बढ़ गए। मुखिया जी और भंवरलाल ने डॉक्टर साहब को आदरपूर्वक खम्माघनी कहकर वार्ड बॉय के साथ बाहर की ओर कदम बढ़ाए। दिन भर दवाइयां और जांच करवाते करवाते आखिरकार संध्या का समय हो चला था और अब दोनों ने अपनी देरी की राह पकड़ी। मुखिया जी के कहने से सांवरी तो रुक गई थी, लेकिन उसका मन अत्यंत बेचैन था। हर पल उसका मन बापू की ओर खींचा जा रहा था। मन ही मन वह प्रभु से प्रार्थना करती कि उसके बापू का स्वास्थ्य ठीक रहे, सुरक्षित रहे। आज उसकी ना तो गाने में रुचि थी और ना ही नृत्य में वह जोश दिख रहा था जो हमेशा उसके चेहरे पर रहता था। बार बार वह धीरू से आग्रह करती कि चलो डेरे पर लौट चलें। उसे विश्वास था कि मुखिया जी और बापू अस्पताल से लौट आए होंगे और डॉक्टर साहब ने जो भी उपाय किए होंगे वह उनके लिए कारगर साबित होंगे। आखिरकार सांवरी की मिन्नतों के आगे धीरू भी मान गया और वे सब लगभग हाली मन से डेरे की ओर लौट पड़े। सांवरी का मन इस कदर बापू के ख्यालों में डूबा हुआ था कि उसका नृत्य में मन ही नहीं लगा। उसके कदम तो थिरक रहे थे पर विचार तो किसी और दिशा में ही थे। जैसे ही वे डेरे के पास पहुंचे, एक लंबी काली गाड़ी उनके पास आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक पहलवान जैसे सुदृढ़ ड्राइवर ने बाहर निकलते हुए कहा, अगर आज का काम समाप्त हो गया हो तो कुंवर साहब की हवेली चलिए। कुंवर साहब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। साबरी ने तपाक से कहा, आज हम कहीं नहीं जा रहे। मेरे बापू की तबीयत ठीक नहीं है, कुंवर साहब से कह दो हम नहीं आ सकते। धीरू ने साबरी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे समझाया। अरे बावरी हो गई क्या? कहा बैनातिया, बड़े लोग हैं, बुलावा आया है तो उन्हें खाली नहीं लौटाना चाहिए। बस थोड़ी देर की बात है, सुन के आ जाएंगे। धीरू ने ड्राइवर से माफी मांगते हुए कहा, भाई साहब इसकी बात का बुरा मत मानिए। थोड़ी बावरी है पर दिल की बेहद साफ है। उसके बापू की तबीयत खराब है और वह बेचारी परेशान है। ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, है ना? उसने पूछा। जवाब में कहा गया, बड़े लोग हैं, उनकी बात का समय कहना मुश्किल है। मुझे तो बस तुम्हें और इसे लाने का आदेश मिला है। अंततः वह राजी हुई। सावरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आज मैं नृत्य कर पाऊंगी, मूड कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद ड्राइवर ने सावरी और धीरू को कार में बिठाया और शहर की ओर चल पड़ा। उनके लिए यह कार में बैठना जैसे एक नए संसार का अनुभव था। बाहर तपती गर्मी और भीतर ठंडक और साथ में हल्का हल्का संगीत। करीब 40 मिनट के सफर के बाद कार एक आलीशान हवेली के सामने जाकर रुकी। यह हवेली शहर से कुछ दूरी पर अपनी ही अलग शांत भव्यता में खड़ी थी। ऊंचे हुए नक्काशीदार दरवाजे, भीतर हरे भरे बाग में फैले पेड़ पौधे, बीच में पानी का फव्वारा जिसमें कुछ खिले कमल और तैरते हंस हवेली की सुंदरता को और भी निखार रहे थे। सामने खड़ी लंबी लंबी गाड़ियों की कतार ने इस राजसी स्थान के वैभव को और भी बढ़ा दिया। कार रुकते ही द्वार पर खड़े कद्दावर सेवकों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और सिर झुकाकर अभिवादन किया। दूसरे सेवक ने अदब से मुख्य द्वार खोला, मानो किसी महत्वपूर्ण आगंतुक का स्वागत कर रहा हो। सावरी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह कोई सपना देख रही हो। उसने धीरू की ओर देखकर पूछा, यह कौन सी दुनिया है? धीरू भी स्तब्ध था, मानो शब्दों की कमी हो गई हो। हवेली में कदम रखते ही उनके पैरों के नीचे मखमली कालीन का नरम स्पर्श हुआ। ड्राइवर ने उन्हें एक विशाल हाथी दांत से बनी टेबल के पास दो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठा दिया। थोड़ी देर में एक सेवक चांदी की ट्रे में रंग बिरंगे शरबत लेकर आया। ट्रे थमाते हुए ड्राइवर ने कहा, कुंवर साहब अभी आपसे मिलने आएंगे। यह कहकर वह दरवाजे से बाहर चला गया। सावरी और धीरू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली की भव्यता देखने लायक थी। छत से लटकते हुए झूमर, दीवारों पर बारीक नक्काशी और चारों तरफ रखे कीमती सामान ने हवेली की शान शौकत को मानो एक नया आयाम दे दिया था। यह दृश्य तो उन्होंने केवल फिल्मों में ही देखा था। सांवरी और धीरू ने जो शरबत पिया वैसा नायाब स्वाद उन्होंने पहले कभी न चखा था। उसमें गुलाब और केवड़े की भी खुशबू थी, लेकिन हल्की मिठास के कारण यह और अधिक मनमोहक लग रहा था। शरबत की सिप लेते हुए दोनों मानो किसी सपनों के संसार में खो से गए थे। सांवरी का मन तो कल्पनाओं में उड़ा जा रहा था। इतनी बड़ी हवेली में उसके नृत्य का बुलावा है तो जरूर हजारों रुपए इनाम और उपहार भी मिलेगा, और जो बड़े बड़े लोग उसका नृत्य देखेंगे उससे उसका सपना भी साकार हो जाएगा। ऐसे में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। बापू का इलाज भी आराम से हो जाएगा और कबीलों में सभी जान जाएंगे कि सामड़ी कोई साधारण कलाकार नहीं है। धीरू भी मन ही मन यह सोचकर प्रफुल्लित था कि उन दोनों को इतने बड़े लोग इज्जत के साथ अपने घर बुलाने लगे हैं।
उनकी इस तंद्रा को तब झटका लगा जब दो कद्दावर व्यक्ति कमरे में दाखिल हुए। उनकी बड़ी बड़ी मूछें और शाही वेशभूषा देखकर स्पष्ट हो गया कि वे संभवतः आने वाले कुंवर साहब के अंगरक्षक थे। उनके हाथों में छोटे हथियार थे, जिसे देखकर सावरी और धीरू के मन में थोड़ी घबराहट सी होने लगी और दोनों ने एक दूसरे की तरफ चिंतित निगाहों से देखा। दरवाजे की ओर उनकी निगाहें थीं, जहां दो और लंबे चौड़े दरबान खड़े थे। अंगरक्षक भी एक निश्चित दूरी बनाकर सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। कुछ ही पल बाद सीढ़ियों से एक बांका सजीला युवक अपने 90 तुल्य कदमों के साथ नीचे की ओर बढ़ा। उसके साथ एक सुंदर महिला थी। उनके ठाट पाट और सजीले चेहरे से ही उनका राजसी वैभव झलक रहा था। सांवरी और धीरू उन्हें देखते ही आदर से खड़े हो गए, जबकि दोनों अंगरक्षक भी पूरी मुस्तैदी से खड़े हो गए। नीचे पहुंचते ही उस युवक ने हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम कुमार वीर प्रताप है और यह हमारी कुंवर रानी लाजवंती देवी जी हैं। सांभरी और धीरू ने एक बार फिर सिर झुकाकर कुंवर साहब और रानी को प्रणाम किया। फिर चारों उस बड़ी सी मेज पर आमने सामने बैठ गए। कुछ क्षणों के लिए हॉल में शांति छा गई। इसी दौरान कुछ सेवक और सेविकाएं आकर मेज पर नाश्ते का सामान सजा गईं। इतने विविध पकवान देखकर धीरू और सांवरी चकित रह गए थे। मिठाई, फल और नमकीन व्यंजनों से सजी मेज का ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक सेवक ने बड़े तहजीब से सांवरी और धीरू के पसंदीदा पकवान उनके सामने परोस दिए। कुंवर साहब के इशारे पर दोनों ने दिल खोलकर भोजन किया और इस बीच कुंवर साहब और कुंवरानी मुस्कुराते हुए कॉफी की चुस्कियों में मग्न रहे। जैसे ही पेट भरने के बाद सेवकों ने मेज को साफ किया, धीरू को याद आया कि उन्होंने यहाँ आने का असल मकसद क्या था। उसने कुंवर साहब से पूछा, हुजूर, फिर नृत्य का आयोजन कब है? कितनी नृत्यांगनाओं की आवश्यकता होगी और हमें इसके लिए कितना पारिश्रमिक मिलेगा? प्रताप मुस्कुराते हुए बोले, हमने आपको यहाँ नृत्य के लिए नहीं बुलाया है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कुंवर साहब ने ठहराव के साथ कहा, हमारी पत्नी कुंभरानी लाजवंती जी से मेरा विवाह हुए 1 दशक हो चुका है, पर संतान का सुख हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चिकित्सकों से उपचार करवाया, पर सभी ने जवाब दे दिया कि रानी मां नहीं बन सकती। ऐसे में हमारी चाह है कि सांवरी हमारे बच्चे की मां बनने को तैयार हो जाए। यह सुनते ही सांवरी क्रोधित हो उठी और कुंवर साहब की बात बीच में काटते हुए चीख पड़ी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सांवरी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो आपके साथ सो जाएगी। घर में बैठे हैं तो जो मन में आएगा वह कह देंगे। उसकी आंखों में आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी और वो अपनी कटार को लहराते हुए अपनी असहमति जताने लगी। कुंवर साहब के अंगरक्षक तत्काल चेतावनी भरे स्वर में बोले, छोरी हमारे रहते कुंवर साहब पर कटार उठाएगी? लेकिन कुंवर साहब ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आरक्षक अपनी अपनी जगह लौट आए। तभी कुंवरानी लाजवंती अपने स्थान से उठी, सांवरी के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगी, तुम गलत समझ रही हो सांवरी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सांवरी ने आक्रोशित स्वर में कहा, फिर कैसे होगा बच्चा? हवा से पेट में आ जाएगा। इस पर कुंभरानी ने उसे शांत करते हुए कहा, थोड़ा धैर्य रखो, हमारी बातों को धीरज से सुनो, सब स्पष्ट हो जाएगा। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले हमारी बात पूरी तरह समझ लो। कुमार जी ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें हमारे नजदीक आने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सांवरी को समझाने की कोशिश की, आजकल विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है कि हम यह सब एक नए तरीके से कर सकते हैं। सांवरी अब भी उलझन में थी और बोली, फिर भी यह सब कैसे होगा? कुंवर रानी ने गंभीरता से समझाया, पहले पूरी बात सुन लो सावड़ी। डॉक्टरों के अनुसार मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं कि एक बच्चे को 9 महीने कोख में रख सकूं। कुछ समय तक सब ठीक रहता है, पर फिर सांवरी उनकी पीड़ा महसूस कर रही थी, लेकिन इस नाजुक बात को समझना उसके लिए कठिन था। तभी धीरू, जो अब तक मौन रहकर सब सुन रहा था, बोल पड़ा, तो फिर यह कैसे संभव होगा? कुमार साहब ने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, धीरू, तुम तो जानते ही हो कि एक बच्चे के जन्म के लिए स्त्री और पुरुष के बीच का संयोग होता है, परंतु विज्ञान ने आज ऐसी तरक्की कर ली है कि हमारे बीज और कुंभरानी के अंडाणु का संयोग किसी और महिला की कोख में संभव किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF कहा जाता है। इसमें संतान को जन्म देने की क्षमता रखने वाली महिला की कोख का उपयोग होता है, जिसमें हमारा संतान सुरक्षित रूप से जन्म ले सकती है। सांभड़ी की उलझन धीरे धीरे हल होने लगी और उसने कुंवर रानी के दर्द को और गहराई से महसूस किया। इसीलिए हमें एक सेहतमंद युवती की आवश्यकता है जो हमारी संतान को 9 महीनों तक अपनी कोख में सुरक्षित रख सके।
इसके बदले में हम उसे उसकी मांगी गई कीमत देने को तत्पर हैं। हमने सांवरी को नृत्य करते हुए देखा। उसकी उम्र और शरीर के हिसाब से लगता है कि वह इस कार्य के लिए उपयुक्त होगी। अब आपको विचार करके हमें बताना होगा कि क्या सांवरी यह कार्य हमारे लिए करेगी। यह तो धर्म और निष्ठा का गहन संकट है। हुक्म नहीं, अगर किसी को यह पता चला तो लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, सांवरी ने धीमे से कहा। तब धीरू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ना हुजूर, हमें इस मामले से अलग रखें। दोनों ने खड़े होकर इजाजत मांगी और कुंवर साहब को प्रणाम कर बाहर निकल गए। सांवरी ने जाते जाते कुराने की ओर देखा। उनकी नमी भरी आंखें जैसे सांवरी से मदद की याचना कर रही थीं। दोनों हवेली से बाहर निकले और सामने वही लंबी काली गाड़ी खड़ी थी जो उन्हें वापस डेरे की ओर ले जाने को तैयार थी। रास्ते में सांवरी और धीरू चुपचाप बैठे रहे। सांवरी के मन में अभी भी कुंवर रानी का मासूम चेहरा और उनकी निराश आंखों की छवि बनी हुई थी। गाड़ी तेजी से डेरे की ओर बढ़ रही थी और सांवरी के मन में एक गहरा अंतर्द्वंद चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। उस रात सांभरी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी बेचैन निगाहें बस यूं ही खुली रहीं और कुंभानी का उदास चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने उभरता रहा। वह बड़ी बड़ी उदास आंखें मौन में जैसे सांभरी से रहम की गुहार कर रही थी। उनका चेहरा उसके दिलो दिमाग में ऐसे बस गया था मानो वह मौन होकर कह रही हो, सांभरी मुझ पर यह उपकार कर दे, मेरी सुनी गोद भर दे। मगर फिर कबीले की मर्यादा का ख्याल उसके मन पर भारी पड़ने लगा। बापू, माम और धीरू सबके बारे में सोचकर उसका मन दुविधा में उलझने लगा। अगर कबीले में किसी को खबर मिलती कि वह बिना ब्याह के मां बनने जा रही है तो उसके बापू की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग उन्हें कबीले से बहिष्कृत कर देंगे। मां की स्थिति की कल्पना करते ही सांभरी का दिल बैठ जाता था। साथ ही यह भी ख्याल आता कि अगर कुंवरानी के कहे अनुसार यह काम कर देती तो मुंह मांगे दाम मिलेंगे, जिससे वह धीरू और परिवार को साथ लेकर दूर जा सकेगी। कुंवर साहब की दौलत और रसूख का ख्याल उसे सांत्वना भी देता था कि वह सब ठीक कर देंगे, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। अगर धीरू ने उसका साथ ना दिया तो अगर धीरू ने शादी से इनकार कर दिया तो उसका क्या होगा। यही उलझनों में कब रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। आखिरकार सुबह की ठंडी हवा ने उसके बेचैन विचारों को सुलाकर कुछ पल का सुकून दे दिया। देर सुबह जब वह उठी तो मां को चूल्हे पर चाय बनाते पाया। रात की सारी बातें भूलकर वह जल्दी से उठी, हाथ मुंह धोकर गर्म चाय की चुस्की लेने लगी। बापू की तबीयत थोड़ी बेहतर थी और वे आराम से बैठकर चाय के साथ रोटी खा रहे थे। तभी कजरी ने उसे अचानक पूछ लिया, कल किस हवेली गई थी? वहां क्या बात हुई? कोई कार्यक्रम था क्या? सांवरी ने बात को टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं मां, बस लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनने गए थे। इसमें तुझे क्या बताऊं? कजरी के सवाल को यूं गोलकर वह अपने मन में ठान चुकी थी कि जब तक धीरू खुद कुछ नहीं पूछेगा वह बच्चे वाली बात नहीं करेगी। इस आश्वासन के साथ उसने आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार कर लिया। तय समय पर धीरू और उसकी सहेलियां आ गईं और सांवरी ने अपने मन की सारी उलझनें एक तरफ रखकर फिर से अपनी कला और रोजी रोटी में मग्न हो गई। दिन भर सांवरी ने कई बार धीरू के हृदय को टटोरने की कोशिश की, पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पिछले दिन की बातों को भुला बैठा था। शायद उसकी भी यही इच्छा थी कि उसकी होने वाली पत्नी किसी और की संतान को अपनी कोख में न पाले। उसकी इस उदासीनता को देखकर सांवरी ने मन ही मन ठान लिया कि जब उसका साथी स्वयं इस बात में रुचि नहीं रखता तो वह भी इस बारे में अब कोई विचार नहीं करेगी। यही सोचकर उसने कुंवर और उनकी पत्नी का ख्याल अपने मन से पूरी तरह झटक दिया और पूरे मनोयोग से अपने काम में फिर से रम गई। अगली सुबह 7 बजे के लगभग मुखिया जी भंवरलाल के डेरे के सामने आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद वे दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। सांभरी ने जोर देकर बापू के साथ जाने की इच्छा जताई, परंतु मुखिया जी ने स्नेहपूर्वक उसे समझाते हुए कहा कि इस समय उसकी वहां आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब से केवल दवा ही लानी है और वे यह कार्य सहजता से कर लेंगे। उसने सांभरी को अपने कार्य पर ध्यान देने की सलाह दी। अस्पताल में डॉक्टर श्रीवास्तव के कक्ष के बाहर रोज की भांति मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। मुखिया जी ने जाकर नर्स से भंवरलाल का नाम लिखवा दिया और अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद भंवरलाल की बारी आई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने हल्के से मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया और उनके सहायक ने भंवरलाल की सभी रिपोर्टें डॉक्टर के समक्ष रख दी। डॉक्टर साहब रिपोर्टों को एक एक कर पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे रिपोर्ट देखते गए उनके चेहरे के भाव गंभीर होते चले गए। मुखिया जी और भंवरलाल शांत भाव से उनके कुछ कहने की प्रतीक्षा में थे। सारी रिपोर्टों का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर श्रीवास्तव ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
जिस बात का भय था वही सच हो गया है। भंवरलाल, तुम्हें गले का कैंसर है? मुखिया जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या यह ठीक हो सकता है? डॉक्टर साहब ने गंभीरता से उत्तर दिया, कैंसर कितना फैला है यह जानने के लिए हमें इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा और एक छोटा सा ऑपरेशन करके स्थिति का पता लगाना होगा। डॉक्टर ने दीवार पर तंगी मनुष्य की अंदरूनी संरचना की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समझाया, भंवरलाल, तुम्हारा रोग अब तुम्हारे ध्वनि तंत्र में फैल चुका है और इसे यहीं रोकना अति आवश्यक है। देखो, इसके साथ खाने और हवा की नली जुड़ी है। डॉक्टर साहब ने गंभीरता से समझाया, अगर कैंसर इन नलियों तक पहुंच गया तो बीमारी लालाज हो जाएगी। इसलिए फार्मेसी हमें तुम्हारे गले की बायोप्सी करनी होगी, यानी कैंसर ग्रस्त ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर इसकी सीमा का अंदाजा लगाना होगा। इस जांच के बाद ही हम इलाज की दिशा तय कर पाएंगे। ध्यान रहे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए इस हफ्ते के भीतर यह छोटा सा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। नाम दर्ज करवा लें और ऑपरेशन की तारीख हासिल कर लें। साथ ही ध्यान रहे कि बायोप्सी के बाद कैंसर की फैलने की गति कई गुना बढ़ सकती है, इसलिए आगे का उपचार भी जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। मुखिया जी ने पूछा, डॉक्टर साहब, यह सब कराने में कितना खर्च आएगा? डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए मुखिया जी, यह तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ अधिक खर्चा नहीं आएगा। दोनों ऑपरेशन का खर्च सरकार वहन करेगी, पर यहाँ पर समय पर बिस्तर मिलना बड़ी चुनौती है। अस्पताल एक ही है और मरीज पूरे प्रदेश से आते हैं। हाँ, यदि किसी प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहेंगे तो अनुमानतः 3 से 5 लाख रुपए लगेंगे का खर्चा आ सकता है। अब पर्ची लेकर एडमिशन विभाग में जाकर तारीख ले लें और हाँ, दोनों ऑपरेशन की तारीख साथ में ले लेना। डॉक्टर साहब ने पर्ची मुखिया जी के हाथ में थमाई और कंपाउंडर को उनकी मदद के लिए निर्देश देकर दूसरे मरीज को देखने लगे। अस्पताल के दाखिला कक्ष के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद उनकी बारी आई और क्लर्क ने रजिस्टर खोलकर उनका नाम दर्ज कर लिया और पर्ची पर 2 तारीखें लिख दी। पहली तारीख 25 नवंबर थी और दूसरी तारीख अगले वर्ष के लिए निर्धारित थी। इससे पहले कि मुखिया जी कुछ कह पाते, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और पीछे अभी भी लगभग 200 लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी भंवरलाल को साथ लेकर तुरंत डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन की ओर बढ़े, पर डॉक्टर साहब तब तक घर जा चुके थे। मजबूरन उन्होंने डॉक्टर साहब को फोन किया और तारीखों के बारे में बताया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक डॉक्टर साहब से सहायता मांगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि वह तारीखों में बदलाव की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई विशेष बदलाव होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने मदद का आश्वासन दिया। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मुखिया जी के मन में निराशा की गहरी लहर दौड़ गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने जिगरी यार की किस तरह सहायता करेंगे। उनके चेहरे की हताशा हमंबरलाल की पैनी नजर से छुपी ना रह सकी। उसने मुखिया जी से धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मुखिया जी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, अरे जो भी कहा बाद में बताएंगे। लेकिन भंवरलाल को कुछ अनहोनी का आभास हो गया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। मुखिया जी ने उसे दिलासा देने की नाकाम कोशिश की। तू चिंता मत कर यार, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। लेकिन वे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दोनों दोस्त मायूस होकर धीरे धीरे डेरे की तरफ लौट चले। उनके दिलों में गूंजते सवाल थे, कजरी और सामड़ी को कैसे समझाएंगे? डेरे के करीब पहुंचते ही भंवरलाल ने मुखिया जी से कहा, अति हाँ परे, कजरी और सामड़ी को कुछ मत बताइए, उनका दिल टूट जाएगा। दोनों मुझसे बेहद लगाव रखती हैं। यह कहते कहते भंवरलाल भावुक हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं और वह फूट फूट कर रोने लगा। मुखिया जी की भी आंखें भर आईं और कांपती आवाज में बोले, रो मत बावरे, अगर तू कमजोर पड़ेगा तो उन्हें कौन संभालेगा? मर्द बन हिम्मत कर। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर देर तक रोते रहे, अपने आंसू एक दूसरे के कंधों पर बहाते रहे। काफी देर बाद दोनों ने अपने दिल को कड़ा किया और झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी के पास पहुंचते ही कजरी उनकी राह देखती मिल गई। उसने झट से सवालों की बौछार कर दी। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कितने दिन में ठीक हो जाओगे? भंवरलाल ने नजरें चुराते हुए हंसने की कोशिश की और कहा, अरे सांस तो लेने दे, पहले मुखिया जी को तो पानी चाय का पूछ ले। आते ही गोलियां चलाने लगी। कजरी थोड़ा सकपका गई और तुरंत पानी के 2 गिलास लेकर आई। फिर बोली, मुखिया जी आप आराम से बैठिए, मैं अभी चाय और रोटियां लेकर आती हूं। आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। मुखिया जी वहां अधिक देर ठहरना नहीं चाहते थे। कजरी के सवालों से बचने के लिए उन्होंने बहाना बनाया, हम
अरे रहने दे बहू, बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने डेरे जाकर देखूं, मेरी लुगाई भी परेशान हो रही होगी। इतना कहकर मुखिया जी तेज कदमों से भंवरलाल के डेरे से बाहर निकल गए। कजरी ने पीछे से उन्हें आवाज भी दी, लेकिन उन्होंने सुनकर भी अनसुना करते हुए लंबी लंबी चाल में अपने डेरे की ओर रुख किया। कजरी ने हैरान होकर बम्बलाल से पूछा, मुखिया जी इतनी जल्दी में क्यों चले गए? बम्बलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे होगा कोई जरूरी काम, भला सारा दिन मेरी सेवा थोड़ी करेगा, उसका भी तो अपना घर द्वार है। यह कहकर उसने कजरी का ध्यान भटकाने की कोशिश की। थके हुए स्वर में बोला, अच्छा जा रोटी और चाय बना दे, आज सारा दिन अस्पताल के चक्कर लगाकर बहुत थक गया हूं, सो जाऊंगा जल्दी। लेकिन कजरी ने फिर पूछ लिया, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? इस बार भी भंवरलाल ने उसे टालते हुए कहा, उस शास आर्या कुछ खास नहीं, बस बोले दवा लेता रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर भी बस बातों में उलझा देते हैं। कजरी ने नाराजगी से कहा, अजीब अंग्रेजी डॉक्टर हैं, अगर दवाई से ही ठीक होना था तो फिर अस्पताल के इतने फेरे क्यों लगवाए? सारा काम धंधा छोड़कर चक्कर काटते रहे। बंवरलाल उसकी बातों को अनसुना करता सोच में डूब गया। वह समझ गया था कि कजरी को तो उसने किसी तरह बहलाया, लेकिन सामरी उसे सवालों की बौछार में उलझा देगी। इसीलिए उसने तय किया कि थकान का बहाना करके सो जाना ही ठीक रहेगा। सुबह तक कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। उसे पता था कि उसकी हालत जानकर कजरी और सांभरी परेशान हो जाएंगी, इसलिए उसने मुखिया जी को भी इस बात को छिपाने की हिदायत दे दी थी। सरकारी इलाज की उम्मीद ना के बराबर थी और प्राइवेट का खर्चा उसकी सामर्थ्य से परे। 4 लाख, उसे तो यह भी नहीं पता था कि 4 लाख में कितने शून्य होते हैं। अगर सारी जिंदगी की पूंजी भी जोड़ी जाए तो मुश्किल से 10,100 इकट्ठा हो पाएंगे। 4 लाख तो बस एक सपना है गरीबों के लिए। वह सोचने लगा, चलो मरना तो एक दिन तय है, बस सांभरी का ब्याह धीरू से हो जाए, फिर चाहे भगवान उठा ले। मन में एक हल्का सा संतोष और फिर डर का बादल उमड़ने लगा। इतने में कजरी ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, सांभरी के बापू क्या सोच रहे हो? आओ चाय पी लो, रोटी खा लो, लगता है बहुत थक गए हो। बनरलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सांभरी के ब्याह के बारे में सोच रहा था। कल धीरू के बाप से इस बारे में बात कर लूं तो दिल को सुकून मिले। कजरी बोली, हाँ जी बात कर लो तुम, कब तक जवान बेटिया घर में यूं ही बैठी रहेगी? बंबरलाल चाय और रोटी खाकर थकान का बहाना बनाते हुए सोने चला गया। शाम का झुटपुटा छा रहा था और किसी भी वक्त घर वाले लौट सकते थे। अपनी खाट पर जाकर उसने चादर ओढ़ ली और लेटते ही जैसे सोने का अभिनय करने लगा। कुछ ही देर बाद सांभरी और धीरू भी काम से लौट आए। सांभरी के मन में डॉक्टर की बात जानने की जिज्ञासा थी, पर भंवरलाल को सोता देख उसने उसे जगाना ठीक न समझा। डॉक्टर ने दवा दी है, ठीक हो जाएंगे। रात गहरी होने पर अचानक सांभरी की नींद टूटी और उसने देखा कि बापू गमछे से मुंह ढके खांस रहे थे। वो पास की खाट पर जाकर उनकी पीठ सहलाने लगी। खांसी के साथ भंवरलाल के चेहरे पर एक गहरी चिंता झलक रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में गमछे पर खून का दाग उभर आया था, जिसने बिना कुछ कहे ही सब बयान कर दिया। सांवरी, जो अब तक भंवरलाल की पीठ सहला रही थी, ने नरम स्वर में पूछा, बापू डॉक्टर ने क्या कहा था? यह सवाल सुनकर भंवरलाल पल भर के लिए मौन हो गया, फिर खोखड़ी हंसी के साथ बोला, कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी दवा से ठीक हो जाऊंगा। पर सांवरी की निगाहें उसकी नजरों में छल के सच को भांप चुकी थीं। उसने शांत स्वर में कहा, बापू छोड़ो बहू, जा बापू को सच बोल, मेरे सर की कसम खाकर बता, डॉक्टर ने क्या कहा है? भंवरलाल असमंजस में पड़ गया। हिम्मत हारकर उसने धीरे से कहा, अरे बाबरी, मैंने तो कह दिया ना, ठीक हो जाऊंगा। सांवरी की आंखें बरसने को थीं। उसने बापू का चेहरा देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो बापू, मुझे सब पता है, सच कहो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? बम्बलाल का मन, जो अब तक टूटन का सामना कर रहा था, आंसुओं के सैलाब में बह निकला। अपने पिता को रोते देख सांवरी खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। काफी देर तक बाप बेटी यूं ही अश्रुपूरित रहे। बीच बीच में भंवरलाल ने डॉक्टर श्रीवास्तव से मिलने से लेकर ऑन ऑपरेशन की तारीख तय होने तक का पूरा विवरण सांवरी को सुनाया। सांवरी बस सुनती रही। उसके आंसू अब थम चुके थे। उसके मन में विचारों का झंझवात उठ रहा था और उसने एक कठोर निर्णय ले लिया था। अब देखने की बात यह थी कि धीरू उसके इस निर्णय में उसका साथ देगा या नहीं। वह इस निर्णय पर विचार करते करते कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले ही दिन सांवरी जल्दी उठ गई। यह देख गजरी को बहुत हैरत हुई कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया।
रोज देर तक सोने वाली उसकी बेटी आज पांव फटते ही कैसे जाग गई। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि सांवरी सुबह सुबह क्या अनाप शनाप बोल दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। पल में तोला पल में मानसा वाली बात थी उसकी। जल्दी ही सांवरी ने मुंह धो लिया और अपनी काम करने वाली पोशाक पहनकर पूरी तरह तैयार हो गई। फिर वह आराम से खाट पर बैठकर चाय के साथ रोटी खाने लगी। सब कुछ निपटाने के बाद वह धीरू के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। उसके चेहरे पर उत्सुकता और बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। एक पल सांवरी घाट पर बैठती तो अगले ही पल बेचैन होकर उठ खड़ी होती और टहलने लगती। हर कुछ क्षण में उसकी नजरें धीरू के डेरे की ओर चली जाती और फिर वह लौटकर घाट पर बैठ जाती। आखिरकार उसकी मां गजरी से यह बेकली देखी नहीं गई तो उसने पूछ ही लिया, क्या हो गया चोरी? आज तो सुबह सुबह ही जाने की उतावली हो रही है, कोई खास बात है क्या? कहीं धीरू से झगड़ा तो नहीं हो गया? गजरी ने शंका जताई। सांभरी मुस्कुराकर बोली, अरे अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि आज से समय पर काम पर पहुंचेंगे तो कमाई भी ठीक ठाक हो जाएगी। यह कहकर सांभरी ने मां का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वह किसी भी सूरत में अपने दिल में उठते विचारों की भनक मान या बापू को नहीं लगने देना चाहती थी। उसे मालूम था कि अगर बस्ती में किसी को जरा भी खबर हो गई तो उसकी हालत और जीना दोबर हो जाएगा। हर गुजरते क्षण के साथ सांवरी के मन की बेचैनी और गहरी होती जा रही थी। कई सवाल जैसे किसी विषधर की तरह उसके भीतर फुफकार मारते उठते थे, पर वह हर बार उन सवालों को दबा देती। उसे पूरा यकीन था कि धीरू उसके प्यार को समझेगा और उसके फैसले को अपना समर्थन देगा। धीरू उसका बचपन का साथी था जो उसके परिवार की अहमियत को बखूबी जानता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सांभरी को भीतर ही भीतर कचोट रहा कि अगर धीरू ने उसकी बात नहीं मानी तो जहां धीरू उससे बेतहाशा प्यार करता था, वहीं उसे अपने परिवार की इज्जत भी उतनी ही प्यारी थी। उसके कबीलों के रीति रिवाज, उसके अपने माँ बाप, सब उसके लिए पूजनीय थे। इसी डर के बीच सांवरी ने मन ही मन नाग देवता से प्रार्थना की, हे नागदेव, कुछ कृपा करो। आप जानते हो कि मैं यह सब अपने बापू की खातिर कर रही हूँ। आखिर माता पिता भी भगवान के ही रूप होते हैं। तभी धीरू की आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे सांवरी, सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही है? आज तो गजब ही हो गया, पहले से ही तैयार होकर बैठी है। मुस्कुराते हुए धीरू ने सांवरी की ओर देखा। सांवरी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पलटकर कहा, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं तो घंटों पहले से तैयार बैठी हूं। तू ही देर से आया है धीरू, चल अब जल्दी कर, आज से रोज जल्दी जाया करेंगे। सांवरी ने उतावलेपन में कहा। धीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबरी हो गई है क्या? अभी तो बाजार भी नहीं खुले होंगे, जब लोग आएंगे तभी तो कोई हमारा खेल देखेगा। अच्छा ठीक है, घबराना छोड़। सांवरी ने उसे आगे बढ़ने को कहा और हल्के से धकियाते हुए बोली, चल तो रहा हूं, पर इतनी जल्दी क्या है? धीरू हंसते हुए बोला, अरे आज तू अकेली ही नाचेगी क्या? अपनी सखियों को भी आने दे। सांभरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले चल रहे हैं, बाकी पीछे पीछे आ जाएंगी। तब तक नुक्कड़ की दुकान पर चाय पी लेते हैं। धीरू चौंकते हुए बोला, अभी तो तेरे घर पर चाय पी थी। फिर सांभरी ने उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, चल चुपचाप। धीरू समझ गया कि सांवरी उसे अलग ले जाकर कुछ खास बात करना चाह रही है जो वह सबके सामने नहीं कहना चाहती। चाय की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने दुकानदार से 2 स्पेशल चाय बनाने को कहा और सांवरी उसे थोड़ा हटकर एक पेड़ के पास ले गई। धीरू ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब बोल, क्या कहना है? सांवरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मुझसे सच में प्यार करता है ना? धीरू मुस्कुराते हुए बोला, बाबरी, यह भी कोई पूछने की बात है? सारे कबीले को पता है। सांवरी ने गंभीरता से कहा, तू मेरे सिर पर हाथ रखकर कह कि तू मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। धीरू ने बिना झिझकते हुए कहा, हाँ बावरी, अपनी जान से भी ज्यादा। सांभरी ने फिर पूछा, तू मेरा साथ निभाएगा ना? धीरू ने गंभीर होकर कहा, तू बोले तो आज ही तुझसे ब्याह कर लूं। सांभरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, पहले वादा कर, यह बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। किसी भी कीमत पर यह बात ना तो तेरे माँ बाप को पता चलनी चाहिए, ना मेरे माँ बाप को, और ना ही कबीले में किसी और को। धीरू ने उसका हाथ थामकर सिर हिलाते हुए हामी भर दी। सांवरी ने धीरू की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, बस आज से ही कुंवर जी के पास चलते हैं और उनसे कह देते हैं कि मैं उनके बच्चे की मां बनने को तैयार हूं। धीरू उसकी बात सुनकर चौंक गया और झुंझुलाते हुए बोला, सांवरी, क्या कुछ सांवरी, तुझे क्या हो गया है? लालच में तेरी अक्ल मारी गई है क्या? और उसने सांवरी का हाथ झटक दिया। सांवरी ने गहरी सांस लेकर कहा, धीरू, मुझे पैसों का भूखा मत समझ। मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं,
कि अपनी अस्मिता को दांव पर लगाऊं। मैं इतना कमा सकती हूं कि अपने परिवार को पाल सकूं, पर हां, मैं यह भी जानती हूं कि अपने गर्भ में किसी और का बच्चा लाकर तुम्हारी इज्जत पर धब्बा नहीं लगा सकती। धीरू ने फिर कठोर स्वर में कहा, तू समझती क्यों नहीं? हमारे कबीले का भी मान सम्मान है। यहाँ नियम कायदे सबके ऊपर होते हैं। पैसा इन कायदों के आगे कुछ भी नहीं है। सामरी की आंखों में आंसू झलकने लगे, पर उसने संयम बनाए रखा। धीरू, इतना ही जान पाया है तू मुझे? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं पैसों के लिए बिक जाऊंगी? धीरू शांत हो गया। उसने सामड़ी को गौर से देखा और बोला, फिर ऐसा क्या हुआ कि तू यह सब करने को मजबूर हो गई? सामड़ी ने धीरे धीरे अपने बापू के साथ पिछली रात की पूरी बात सुनाई। उसका दर्द, उसका फर्ज, सब कुछ। धीरू ने उसकी बात बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनी। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और वह बस चुपचाप बैठा रहा, अपने मन की उलझनों में डूबा। धीरू ने सावड़ी की आंखों में झांका, मानो उसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और स्नेह भरे स्वर में बोला, यह बात पहले क्यों नहीं बताई तूने? तेरा बापू अब मेरा भी बापू हुआ। चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर उसका इलाज करवाएंगे। डैड ही कुंवर जी से मिलते हैं और आगे का रास्ता निकालते हैं। अब हंस भी दे। देख, सामने से वह दोनों सहेलियां भी आ रही हैं। अब थोड़ी जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। चल काम की सोच ले। सांवरी ने हल्की मुस्कान के साथ धीरू का हाथ थामा और महसूस किया कि अब वह इस कठिनाई में अकेली नहीं थी। उसके मन की घबराहट अब थोड़ी कम हो गई थी, मगर काम में आज भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसके विचार बार बार अपने बापू की तरफ ही खींच जा रहे थे। उसे यही सोच परेशान कर रही थी कि कैसे भी करके उसके बापू को सबसे बेहतर इलाज मिले। पैसे का उसे लालच नहीं था, बस उसका बापू ठीक हो जाए, यही उसकी प्राथमिकता थी। धीरू उसकी उधेड़बुन को चुपचाप देख रहा था और महसूस कर रहा था कि सांभरी का मन कितना अशांत है। उसके नृत्य में वह पुरानी मस्ती नहीं थी, ना ही उसकी लय में वही लोच नजर आ रही थी। उसकी धुन बार बार बिगड़ रही थी, जैसे मन कहीं और भटक गया हो। सुबह सुबह उसने कुंवर साहब के मैनेजर को फोन कर दिया था कि वह उनसे मुलाकात करना चाहती है। मैनेजर ने उसे उनका स्थान बताया और अब बस सावरी को उनके जवाब का इंतजार था। उसकी नजर बार बार उस रास्ते की ओर चली जाती जहां से किसी काली गाड़ी के आने की उम्मीद थी। जयपुर की गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। धीरू कुछ जलपान का सामान लेकर लौटा और चारों पास के पेड़ की छांव में बैठकर साथ में नाश्ता करने लगे। धीरू की आंखें बार बार सड़क की ओर जा टिकती, मानो किसी आने वाले का इंतजार हो। समय काफी गुजर चुका था और खांसी की लहरें अब चिंता में तब्दील हो चुकी थी। धीरू के मन में अब एक असामान्य घबराहट ने घर कर लिया था। कहीं कुमार साहब ने किसी और का चयन तो नहीं कर लिया? धीरे धीरे दोपहर ढलने लगी। सूरज पश्चिम की दिशा में झुकने लगा और देरों की चिंता की छाया गहरी होती गई। सूरज ढलते ही साइयों का खेल और गहरा गया और चारों मित्र आपस में अपने विचार साझा करते हुए डेरे की ओर कदम बढ़ाने लगे। सावड़ी के दिल में भी तरह तरह की आशंकाएं थीं। दोनों का ध्यान किसी अदृश्य बवंडर की तरह बंबरलाल पर अटका हुआ था। जैसे जैसे वे डेरा पास आते जा रहे थे, उनके कदमों में अजीब सी उदासी और भारीपन पसरता जा रहा था। शाम का धुंधलका गहरा गया और उनकी चिंताओं की लहरें और सघन हो उठी। तभी डेरे के सामने खड़ी लंबी काली गाड़ी आशा की एक नई किरण की तरह चमकने लगी। गाड़ी की झलक ने धीरू और सांभरी के मन में उम्मीद का एक नया दीप प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए, मानो उनकी मन की ऊहापोह का अंत निकट हो। फिर उनके कदमों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे मुस्कुराते हुए गाड़ी की ओर बढ़ चले। गाड़ी के पास वही विशालकाय पहलवान जैसे ड्राइवर खड़ा था, जिसने मानो आशा का संदेशवाहक बन उनकी राहत की गारंटी कर दी। उन दोनों को आता देख ड्राइवर के निर्लिप्त चेहरे पर पहचान की एक हल्की मुस्कान झलकने लगी। जैसे ही दोनों उसके पास पहुंचे, उसने मुस्कुराकर कहा, कब से तुम्हारी राह देख रहा था। चलो कुंवर साहब, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। धीरू और सामड़ी ने अपना सामान पास खड़ी लड़कियों को सौंपा और तेजी से कार में बैठ गए। चलते चलते धीरू ने कहा, बापू और काका को बता देना कि हम हवेली जा रहे हैं। कुंवर साहब ने बुलाया है, लौट आएंगे। कुछ ही समय में कार उनके गंतव्य की ओर बढ़ निकली। थोड़ी देर बाद गाड़ी कुमार साहब की आलीशान हवेली में पहुंच गई। ड्राइवर ने फाटक के सामने कार रोकी। दरवाजा खोलते हुए दोनों को उतारने में तत्परता दिखाई और तुरंत उन्हें हवेली के मेहमान खाने में ले गया। वहां मेज पहले से ही विविध व्यंजनों से सजी हुई थी। 2 नौकर और सुरक्षाकर्मी
अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। सामरी और धीरू का स्वागत एक बार फिर स्वादिष्ट पकवानों के साथ किया गया। जब दोनों ने भरपेट नाश्ता कर लिया, तब ऊपर से कुंवर साहब और कुंवर रानी हॉल में आए। अब वार्तालाप का द्वार शुरू हुआ। कुंवर साहब ने गंभीरता से सांभरी से पूछा, तो सांभरी, क्या निर्णय लिया है तुमने? सांभरी के उत्तर देने से पहले ही धीरू बोल उठा, हुजूर, सांभरी आपके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। हमने बाकी बातें छोड़ दी हैं। इस पर कुंवर साहब ने उसे बीच में रोकते हुए तुरंत कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को मोतियों से भर दूंगा। कुमारानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान उनके आंतरिक भावों को प्रकट कर रही थी। उन्होंने सांभरी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने यहां आकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है? सांभरी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें उपकार जैसा कुछ नहीं, यह तो हमारा सौभाग्य है। कुंवरानी ने भावुक होकर कहा, सांभरी, तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। सांभरी की बात सुनते ही कुमार रानी की आंखों में आंसू छलक उठे और गला रुंध गया। इस पर धीरू ने एक विनती रखते हुए कहा, हुकुम, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। प्रताप कुमार साहब ने पूछा, कैसा निवेदन? धीरू ने गहरी सांस लेकर कहा, सामनी, अब हम सांभरी के बापू को एक गंभीर बीमारी है जिसे लोग कैंसर कहते हैं। हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम उनका इलाज किसी अच्छे निजी अस्पताल में करवा सके, और सरकारी अस्पताल ने 1 साल बाद का समय दिया है। यदि आप कुछ सहायता करें तो सांभरी की चिंता हल्की हो जाएगी। धीरू की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कुंवर साहब बोले, बस इतनी सी बात चिंता मत करो, मैं कल ही मंत्री जी से संपर्क कर सांभरी के पिता के इलाज की व्यवस्था करवाता हूं। सांभरी ने एक और निवेदन करते हुए कहा, हाँ, हुकुम, हमारे कबीले में किसी को यह खबर ना हो कि हम आपके बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। यदि यह बात फैल गई तो हमारे परिवारों को कबीले से निकाल दिया जाएगा। कुंवर साहब और कुमरानी ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, इसकी चिंता मत करो, हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। हम भी नहीं चाहते कि किसी को यह बात पता चले कि हमारे होने वाले वायरस को कोई और जन्म देने वाला है। इसलिए हमने सोचा है कि गर्भावस्था के दौरान तुम दोनों यहाँ से दूर रहोगे, ताकि ना तुम्हारे कबीले में और ना ही हमारे परिवार में किसी को इस बात का आभास हो। कुमरानी ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, पर तुम दोनों अपने कबीले से दूर जाने का क्या कारण बताओगे? धीरू कुछ सोचते हुए बोला, यह तो सच है, पर इसका एक सरल उपाय मेरे मन में आया है। कुंवर साहब ने कहा, तुम अपने कबीले में कह सकते हो कि सांभरी का चयन एक नृत्य कार्यक्रम के लिए हो गया है और हमारी कंपनी इसके आयोजन के लिए उसे देश विदेश लेकर जाएगी। इससे ना सिर्फ सांभरी की कला को पहचान मिलेगी, बल्कि उसकी कमाई से उसके पिता का इलाज भी अच्छे निजी अस्पताल में हो सकेगा। इस बहाने तुम दोनों भी कबीले से दूर रह पाओगे। धीरू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हुकुम, यही ठीक रहेगा। अब बस एक और काम रह गया है, धीरू ने गंभीर होकर कहा। कुंवर साहब बोले, सांवरी की एक मेडिकल जांच करवानी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शारीरिक रूप से संतान उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, जिसके बाद आगे की प्रक्रियाओं को निपटाने की बात तय हुई। कुंवर साहब ने भरोसा दिलाते हुए कहा, और हाँ, 1 दिन में तुम्हारे पिता के इलाज का इंतजाम हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। कुंवर साहब की बातों ने सांवरी के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान बिखेर दी। धीरू ने भी कहा, अच्छा तो हुकुम, अब हमें अनुमति दीजिए। कुंवर साहब बोले, ठीक है, हम 1 दिन में तुमसे फिर संपर्क करेंगे। पहले तुम्हारे पिता के इलाज का पक्का प्रबंध हो जाए, उसके बाद कुछ औपचारिकताएं और आवश्यक कागजी कार्यवाही करनी होगी। कुमरानी ने एक बार फिर सांवरी को गले लगाया और आश्वासन दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का इलाज जल्द ही अच्छे से होगा। थोड़ी ही देर बाद काली गाड़ी सांभरी और धीरू को उनके कबीले की ओर ले जाने के लिए रवाना हो गई। आज दोनों के मन में सुख और संतोष का भाव था। डेरे पर पहुंचते ही सांभरी ने भंवरलाल के गले से लिपटते हुए कहा, बापू, आज मैं बेहद खुश हूं। वह लगभग भंवरलाल के गले में झूलते हुए अपनी खुशी साझा कर रही थी। कजरी जो पास ही काम कर रही थी, छोड़कर उन दोनों के पास आ गई और बोली, अरे चोरी, बता तो सही, बात क्या है? सांवरी ने हंसते हुए कहा, अम्मा, अगर सुनोगी तो तुम भी खुशी में झूम उठोगी। बमलाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ, बड़े साहब ने कोई इनाम विनाम दिया है क्या? सांवरी ने खिलखिलाते हुए कहा, अरे बापू, मेरी तो किस्मत खुल गई है। कजरी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, कितनी बड़ी किस्मत लगी है, जरा सुनाई। तो सांवरी ने जोश में कहा, आज हम बड़े कुंवर साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके कार्यक्रमों में नृत्य करूंगी और धीरू भी साथ रहेगा। अब हम दोनों देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भंवरलाल ने हैरानी में कहा, क्या मतलब?
सांवरी ने उत्साह से बताया। बड़े कुंवर साहब ने कहा है कि मेरी नृत्य कला अद्भुत है और वे हमें विदेशों में भी लेकर जाएंगे। बदले में वे हमें इतनी धनराशि देंगे जितना हमने सपने में भी नहीं सोचा था। और हाँ बापू, तुम्हारा इलाज भी बड़े निजी अस्पताल में करवाया जाएगा। अब हमें सरकारी अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बापू और उसकी मां कजरी थोड़े संशय में डूबते हुए बोली, बेटा इन बड़े लोगों का क्या ठिकाना, कल को अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। सांभरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, कुंवर साहब और उनकी लुगाई बड़े ही नेक दिल लोग हैं। भंवरलाल ने टोका, अरे बेटी दुनिया को अभी तक पूरी तरह नहीं जाना है। सांभरी ने पिता के पास बैठते हुए कहा, बापू तुझे मुझ पर भरोसा है ना, देख लेना कुंवर साहब किसी देवता से कम नहीं है। 2 दिन में ही तेरा इलाज बड़े अस्पताल में शुरू हो जाएगा, फिर खुद ही देख लेना। कजरी ने प्रेम से पूछा, बेटी रोटी तो खा ले। तो सांभरी ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा हवेली में इतना खा लिया है कि अब भूख नहीं है। इतना कहकर सांभरी अपनी खाट पर जा लेती। उसकी आंखों में खुशियों की चमक थी। उसके पिता का इलाज होगा, यह सोचकर उसका दिल नाच उठा। अगले ही दिन पूरे कबीले में खबर फैल गई कि सांभरी को बड़े कुंवर साहब ने अपनी मंडली में काम करने का मौका दिया है। अब वह बड़े बड़े शहरों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करेगी और कबीले का नाम रोशन करेगी। कबीले के मुखिया भी यह सुनकर बेहद खुश थे कि भंवरलाल का इलाज अब बड़े अस्पताल में संभव होगा। खबर मिलते ही वे बधाई देने पहुंचे और सांभरी से बोले, जुग जुग जिए बेटा, तूने अपने बापू का सिर ऊंचा कर दिया। भंवरलाल और कजरी का सीना गर्व से फूला हुआ था। अब हर कोई सांभरी के गुणगान में लगा था। कोई उसकी नृत्य कला की तारीफ कर रहा था तो कोई उसकी किस्मत पर ईर्ष्या कर रहा था, मगर सबने दिल खोलकर उसे बधाइयां दी। वचन के अनुसार दूसरे ही दिन काली गाड़ी, जिस पर पहलवान ड्राइवर था, डेरे के सामने आ खड़ी हुई। ड्राइवर ने पहले ही धीरू को सूचित कर दिया था कि सांभरी और उसके पिता को तैयार रखें ताकि समय पर अस्पताल पहुंच सके। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर पूरे कबीले की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बच्चे दूर से झुंड बनाकर खड़े होकर गाड़ी को निहार रहे थे और बड़े भी एक दूसरे से गाड़ी की भव्यता पर चर्चा करने लगे। हर किसी के मुख पर केवल सांभरी का ही नाम था। कोई उसकी कला की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी किस्मत पर बात कर रहा था। कई लोगों के मन में अब भी संशय और अटकलें थीं। कुछ लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि सांभरी जो सड़कों पर नृत्य करती थी, मात्र अपनी नृत्य कला के दम पर इतनी बड़ी दौलत कैसे हासिल कर सकी। कबीले की कुछ महिलाओं का तो कहना था, अरे देख लेना, यह सांभरी कुंवर के बिस्तर को गर्म करेगी। उसके नृत्य में ऐसा कुछ खास नहीं कि उसे इतने पैसे मिल जाए। सुना है कि रईस उसे अपनी हवेली में रख लेंगे। कुछ दिन तो यह उनके शौक का हिस्सा बनेगी, फिर इसे छोड़ देंगे। हमें तो धीरू की किस्मत पर तरस आता है। उसकी होने वाली बीवी ने पैसों की खातिर खुद को बेच डाला। दूसरी महिलाओं ने भी अपनी अपनी बातें जोड़ी। इस बीच धीरू सांवरी, भंवरलाल और कजरी को लेकर फोर्टिस अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ता गया। भंवरलाल और कजरी पहली बार कार में सवार हुए थे। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था, जैसे यह सब किसी और ही दुनिया की बात हो। अस्पताल पहुंचते ही सभी व्यवस्थाएं पहले से ही हो चुकी थीं। बम्बलाल को एक साफ सुथरे प्राइवेट वार्ड में दाखिल कर दिया गया। उसे साफ बिस्तर पर लिटाया गया। नर्स ने आकर उसकी प्रारंभिक जांच शुरू की। वहीं डॉक्टर ने उसकी पुरानी रिपोर्टों का अवलोकन किया और नए परीक्षणों की सूची भी तैयार कर दी। साथ ही बम्बरलाल को क्या करना है और क्या नहीं, इसकी भी हिदायत दे दी गई। धीरू और सांभरी अस्पताल की शांति और भव्यता देखकर आश्चर्यचकित थे। अस्पताल नहीं मानो कोई महल हो। स्वच्छता, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई धक्का मुक्की। कमरे में खिड़की बंद होने के बावजूद ठंडी हवा बह रही थी। दीवार पर बड़ा सा रंगीन टेलीविजन चल रहा था। कमरे के साथ एक बड़ा सा स्वच्छ स्नान गृह भी था। बम्बरलाल और कजरी यह सब देख अचंभित थे। कमरा उनके झोपड़े से भी बड़ा था और साथ ही अंग्रेजी स्टाइल का बाथरूम था, जिसमें गर्म ठंडा पानी उपलब्ध था। उन्हें बाहर जाकर पानी की व्यवस्था करने की जरूरत भी नहीं थी। कुमार साहब का मजबूत कद काठी का ड्राइवर उन्हें हर चीज विस्तार से समझा रहा था। उसने भंवरलाल को यह भी बता दिया था कि उसका नंबर उसके मोबाइल में दर्ज है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें तुरंत फोन कर दें। यह कहकर ड्राइवर ने उनका मन हल्का किया। इतने में वह वापस आकर बताने लगा कि कुंवर साहब और कोरानी जी उनसे मिलने पधार रहे हैं। कुंवर साहब आते ही भंवरलाल का हालचाल पूछने लगे। यह भी जानना चाहा कि अस्पताल में उसे कोई असुविधा तो नहीं हो रही। कजरी और भंवरलाल दोनों ने झुककर कुंवर साहब के चरण छू लिए और आभार व्यक्त करते हुए कहा, हुकुम, आपकी मेहरबानी से हमें इस तरह का अस्पताल देखना नसीब हुआ।
सपनों में भी हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। हम शब्दों में आपके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे लिए तो आप भगवान समान हैं। कुंवर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, यह सब आपकी बेटी के कारण है। मैंने उसे अपनी बहन माना है और इस नाते आपकी सहायता करना मेरा फर्ज बनता है। आपकी बेटी का नृत्य अद्वितीय है। हम चाहते हैं कि उसकी कला देश विदेश में प्रशंसा पाए ताकि हमारे देश का मान बढ़े। आपकी बेटी वाकई एक अनमोल रत्न है और हम चाहते हैं कि उसका हुनर सबके सामने आए। इसके बाद उन्होंने भंवरलाल से कहा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बलिदान देना होगा। अगले कुछ महीनों तक आप सामग्री को देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम उसे लोगों के सामने पेश करेंगे। भंवरलाल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म कुंवरमल साहब, आज से हमारी बेटी आपके संरक्षण में है। उसके बिना हमें हर पल उसकी कमी महसूस होगी, परंतु उसकी उज्जवल भविष्य की खातिर हम यह जुदाई सहने को तैयार हैं। यह कहते हुए भंवरलाल और कजरी की आंखों में आंसू छलक आए। कुंवर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता ना करें, आपकी बेटी कुछ ही दिनों के लिए हमारे पास है और यह वादा है कि वह आपका नाम रोशन करेगी। इस दौरान आपके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और सामग्री समय समय पर आपसे बात करती रहेगी। धीरू, तुम्हारे बाबा के इलाज की व्यवस्था भी कर दी गई है। अब हमें विदा दीजिए। कुंवर साहब के इन वचनों ने भंवरलाल और कजरी के मन में विश्वास और संतोष भर दिया। कोरानी जी ने भंवरलाल को सांत्वना देते हुए कहा, कल बड़े डॉक्टर साहब एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और उसकी रिपोर्ट मिलते ही आगे का इलाज तय किया जाएगा। शाम को आप हवेली पर आ जाना, शमशेर आपको लेकर आएगा। वहां कुछ आवश्यक सलाह और कानूनी बातों पर चर्चा करनी होगी। इतना कहकर कुंवर साहब और कोरानी जी कमरे से बाहर निकल गए। धीरू और सांबरी ने उन्हें प्रणाम किया और कमरे में लौट आए। कमरे में आते ही सांबरी ने धीरू से पूछा, अब तो सब ठीक है ना? धीरू ने भावुक होकर कहा, मां बाप हूं, फिर भी कभी समझ नहीं पाया कि कुंवर साहब और उनकी पत्नी के दिल में हमारे लिए इतनी ममता है। गणेश चौक के साधारण इंसान ही लगते हैं, पर उनके कार्य तो साक्षात देवताओं के जैसे हैं। बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने मुझे इतने अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। भगवान उनका भला करे। भंवरलाल ने बेटी सांबरी को समझाते हुए कहा, बेटी, कुंवर साहब जो कहे वैसा ही करना। हमारे बंजारे समाज में जुबान की बड़ी कीमत होती है। कुल देवता के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। तेरा वजन हमारे आशीर्वादों से मापा गया है। तुझे हर हाल में खुश देखना ही हमारी मुराद है। बंबरलाल के इन शब्दों ने सांवरी और धीरू को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने अपने पिता को गले से लगा लिया और तीनों ही एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। अस्पताल ने भंवरलाल की बायोप्सी के लिए 2 दिन बाद का समय तय किया ताकि पहले सभी आवश्यक परीक्षण पूरे हो सके। भंवरलाल के कई टेस्ट किए गए, जिनमें खून, मूत्र परीक्षण, सीटी स्कैन और ईसीजी जैसे प्रमुख टेस्ट शामिल थे। डॉक्टरों ने भंवरलाल की पूरी जानकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज कर ली थी। हर 1 या 2 घंटे में उसका रक्तचाप और तापमान मापा जा रहा था और उसे सूचीबद्ध किया जा रहा था। बंबरलाल और कजरी के पास समय व्यतीत करने का कोई और साधन नहीं था, तो वे अक्सर अतीत की बातों में खो जाते और सावरी के बचपन को याद कर खुश होते। वे यह सोचते कि उनकी बेटी उनसे कितना गहरा प्रेम करती है। अगली शाम नियत समय पर सांवरी और धीरू कुंवर साहब की हवेली पहुंचे। नाश्ता समाप्त कर सभी हाथी दांत की नक्काशीदार बड़ी मेज के चारों ओर बैठ गए। आज अन्य दिनों की अपेक्षा हॉल में सुरक्षा गार्ड्स अनुपस्थित थे और हॉल में केवल कुंवर साहब, कोरानी, एक काले कोट वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति, पहलवान ड्राइवर सांभरी और धीरू मौजूद थे। कुंवर साहब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे कि नौकर सब आवश्यक सामग्री वहां से हटा दे। जब केवल वे 6 लोग वहां रह गए और हर दरवाजा बंद कर दिया गया, तब कुंवर साहब ने अपनी आवाज साफ करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कुंवर साहब बोले, अब क्योंकि तुम दोनों ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, मैं करार की बाकी बातें तुम्हें समझा देता हूं। सांबरी से कहा गया कि वह अपनी इच्छा से कुंवर साहब के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। कुंवर साहब ने फिर से पूछा, सत तुम राजी हो? सांबरी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हुक्म। फिर कुंवर साहब ने धीरू की ओर देखते हुए पूछा, धीरू तुम भी तैयार हो? धीरू ने कहा, जी हुक्म, हम बंजारे हैं। एक बार जुबान दे दी तो उससे पीछे नहीं हटते। कुंवर साहब बोले, ठीक है, सबसे पहले तुम दोनों वचन दो कि हमारे जीते जी यह बात किसी को नहीं बताओगे कि हमारी संतान सांबरी की कोख से जन्म ले रही है और ना ही तुम कभी उस पर अपना कोई अधिकार जताओगे। बोलो, क्या तुम इसे मानते हो? इस पर दोनों ने कसम खाकर हामी भरी और कहा,
हम इस वचन का पालन करेंगे। हुक्म, आपके समक्ष ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं आया होगा। दोनों साथ में उत्तर दे रही थीं। सबसे पहले सांभरी से कहा गया कि तुम्हारी चिकित्सा जांच होगी। सवाल था, क्या तुम हर प्रकार से संतान को जन्म देने के लिए पूरी तरह तैयार हो? तभी आगे की सारी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। सांभरी ने सिर हिलाकर कहा, जी हुक्म, समझ रही हूं। जब डॉक्टर द्वारा पुष्टि हो जाएगी कि तुम संतान के जन्म के लिए तैयार हो तो हमारे और तुम्हारे बीच एक कानूनी अनुबंध संपन्न होगा। इस कार्य के बदले में आपको रुपए 25 लाख का भुगतान किया जाएगा, जिसमें से रुपए 10 लाख अग्रिम राशि होगी और शेष शिशु के जन्म के पश्चात। यह सुनकर सांभरी और धीरू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। दोनों ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, जी हुक्म, जैसा आप कहें। इतनी बड़ी राशि का ऋण जीवन में उन्होंने कभी ना तो सामना किया था, ना ही उसके बारे में सुना था। शर्त यह है कि संतान के जन्म तक आप दोनों हमारे संरक्षण और देखरेख में रहेंगे। इस अवधि में, जैसा कि कोमर जी ने कहा और कोमर रानी ने भी पुष्टि की, आप हमारे एक गांव में स्थित हवेली में रहेंगे। हमारी अनुमति के बिना आपको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होगी। जहां भी जाना होगा हमारी अनुमति लेकर ही जा सकोगे। और साथ ही साहब ने कहा, सांभरी, तुम्हारे पिता के इलाज का खर्च इस समझौते में शामिल नहीं है, लेकिन चिंता ना करो, उनकी चिकित्सा व्यवस्था हम स्वयं कराएंगे। यह बात ध्यान में रहे कि समझौते के बाद तुम अपने माता पिता से बात तो कर सकोगी, लेकिन उनसे मिलने की अनुमति नहीं होगी। यह दोनों पक्षों के हित में है। कुंवर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, धा साहब, गर्भावस्था के दौरान तुम्हारी देखभाल, खान पान और अन्य सभी खर्चों का भार हम पर होगा, लेकिन तुम्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना ध्यान भी रखना होगा, ताकि हमारी संतान पर कोई विपरीत असर न पड़े। तुम्हारी हर आवश्यकता के लिए हमारे विश्वस्त भान सिंह जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कुंवर साहब ने अपने उस विश्वासी ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, संकोच किए बिना भान सिंह से कह देना। यह भी ध्यान में रखना कि अगर तुम में से किसी ने भी समझौते की किसी शर्त का उल्लंघन किया तो सबसे पहले भान सिंह से ही सामना करना पड़ेगा। तय समय पर डॉक्टर निरीक्षण करते रहेंगे। तुम्हारी देखरेख के लिए एक नर्स और एक रसोइया भी तैनात रहेगा। तुम्हारी शिक्षा के लिए एक अध्यापक होंगे, ताकि इस अवधि में तुम सीखते रहो। एक डांस मास्टर तुम्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी देंगे, ताकि संतान के जन्म के बाद जब हम तुम्हारे माता पिता से मिले तो हम अपने वादे को निभा सके और समाज में हमारी बात झूठी ना साबित हो। डॉक्टर सावरी का नियमित निरीक्षण करेंगे और इसके बाद हमारे वकील इस सभी प्रावधानों को कानूनी रूप देकर हमसे और तुमसे दस्तखत करवाएंगे, ताकि भविष्य में कोई विवाद ना उत्पन्न हो। कुंवर साहब ने अंत में पूछा, क्या तुम्हें हमारी सभी शर्तें मंजूर हैं या तुम्हारे पास भी कोई बात है रखने के लिए? दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी, मगर गंभीरता से धीरू ने कहा, हुक्म, हम तो सीधे साधे लोग हैं। कानून की भाषा हम नहीं समझते। हम तो जानते हैं कि जुबान की अपनी एक अहमियत होती है। कोमर साहब बोले, हमें भी यही यकीन है कि आप बेहद नेक और सच्चे इंसान हो। बिन किसी लालच के ही सांवरी के पिता का इलाज करवा रहे हो, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर सांवरी ने और मैं, कुमार साहब, आपसे यह वादा किया है कि हमारी ओर से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए किसी दस्तखत की जरूरत है तो जहां कहोगे हम अंगूठा लगा देंगे। धीरू ने समर्थन में कहा, हाँ हुक्म, सामरी की एक बार जो जुबान दे दी वह जिंदगी भर निभाएगी। सामरी ने कहा, आपने मेरे बापू के इलाज की जिम्मेदारी ली, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। फिर भी आपकी तसल्ली होनी चाहिए। कुंवर साहब बोले, ठीक है, कल सुबह गाड़ी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और जैसे ही डॉक्टर हरी झंडी देंगे हम अगले कदम पर बढ़ेंगे। रात गिराई थी। कुंवर साहब ने सांवरी और धीरू से कहा, अब तुम दोनों अपने डेरे लौट जाओ और सुबह तैयार रहना। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। फिर काली गाड़ी सांवरी और धीरू को उनके ठिकाने की ओर ले चली। यह उनके लिए खुशी का पल था। काजरी और भंवरलाल भी खुश थे कि भंवरलाल का इलाज शुरू हो चुका था। सांभरी और धीरू के मन में अपने सपने पूरे होने की उम्मीदें जवान हो रही थीं और कोमर जी के वंश को आगे बढ़ाने की आशा और भी मजबूत हो गई थी। अगले दिन सुबह भान सिंह गाड़ी लेकर सांभरी और धीरू को लेने आ पहुंचे। गाड़ी सीधी जीवन ज्योति आशा क्लिनिक की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचते ही सांभरी को डॉक्टर माधवी केबिन में ले जाया गया। डॉक्टर माधवी एक अनुभवी चिकित्सक थी, जिन्होंने अनेक निह संतान दंपतियों को IVF प्रक्रिया द्वारा संतान की खुशी प्रदान की थी। सावरी यह देखकर चकित रह गई कि कुंवर साहब और कुंवरानी भी वहां पहले से ही मौजूद थे। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर ने सांवरी के कुछ और परीक्षण किए। मुस्कुराते हुए डॉक्टर माधवी ने कहा, प्रारंभिक नजर में सांवरी हर तरह से गर्भधारण के लिए सक्षम दिखती है,
लेकिन पक्की जानकारी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक सभी परीक्षणों की रिपोर्ट ना आ जाए। टेस्ट की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? वही कुछ सहा ना आई। कुंवर साहब ने जानना चाहा और आगे की प्रक्रिया कब शुरू की जा सकेगी, इस पर भी पूछा। डॉक्टर माधवी ने उत्तर दिया, जी रिपोर्ट तो कल तक आ जाएगी, पर हमें सांवड़ी की माहवारी के बीत जाने का इंतजार करना होगा। जैसा उसने मुझे बताया है, शायद अगले हफ्ते से हम IVF प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। आप दोनों का यहां रहना उचित है। कुंवर साहब ने कहा, ठीक है डॉक्टर माधवी, बस रिपोर्ट मिलते ही हमें सूचित कर दीजिए ताकि हम सारी कागजी कार्यवाही पहले ही निपटा लें। फिर रानी साहिबा ने सांभरी से कहा, यदि तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो अब पूछ लो। सांभरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ना हुकुम, जो आपको उचित लगे वही हमारे लिए भी सही है। कुंवर साहब ने सांभरी से कहा, ठीक है, जब तुम अपने महीने से मुक्त हो जाओ तो हमें सूचित कर देना। तब तक तुम अपने बापू का ख्याल रखना। कल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए हम तुम दोनों को बुला लेंगे। सांभरी और धीरू अस्पताल से अपने बापू के पास लौट गए। जल्द ही रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि सांभरी गर्भ धारण के लिए हर प्रकार से सक्षम है। इस खबर पर कुंवर साहब ने सांभरी और धीरू को हवेली बुलाया और वकील द्वारा तैयार किए गए करारनामे पर सबके हस्ताक्षर करवाए। खुशी में सांभरी और धीरू को 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया गया। धीरू और सांभरी ने अचरज से पूछा, हुकुम यह क्यों? कुंवर साहब मुस्कुराते हुए बोले, यह तुम्हारी मेहनत की अग्रिम राशि है, इसे अपने खाते में जमा करा लेना। सांभरी ने संकोच से कहा, हुकुम, हमारा तो कोई खाता ही नहीं है, हमने बैंक में कभी कदम भी नहीं रखा। तब कुंवर साहब ने भान सिंह को आदेश दिया कि वह उन्हें बैंक ले जाकर उनके नाम से खाता खुलवाएं। इस तरह धीरू और सांभरी का खाता खोला गया और चेक उसमें जमा करवा दिया गया। हर ओर खुशी का माहौल था। अगले दिन भंवरलाल की बायोप्सी भी हो चुकी थी और डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट आ जाने के बाद उनका इलाज आगे बढ़ाया जाएगा। कहते हैं सुख-दुख का बंधन चोली दामन सा गहरा होता है। एक के साथ दूसरे का आना तय है। जहां एक और किसी के सपने साकार हो रहे होते हैं, वहीं विधाता का खेल कुछ अलग ही करवट ले रहा होता है। सांवरी और उसके परिवार के लिए भी यही समय था। अगले ही दिन उन्हें एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण समाचार मिला। डॉक्टर साहब ने बताया कि कैंसर ने भंवरलाल के गले के स्वर यंत्र को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और यह बीमारी अब तेजी से फैल रही है। इसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और भंवरलाल को अपनी आवाज से हमेशा के लिए विदा लेना होगा। लेकिन एक राहत की बात यह थी कि कैंसर का प्रभाव अभी श्वास नली और भोजन नली तक नहीं पहुंचा था, जिससे उनकी जान पर कोई बड़ा खतरा नहीं था। भंवरलाल की खुशकिस्मती यही थी कि बीमारी समय रहते पकड़ में आ गई। नई चिकित्सा प्रणाली के कारण अब इस स्थिति का इलाज संभव था। डॉक्टर साहब ने जाते जाते यह भी हिदायत दी कि ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि कैंसर का घाव एक बार छेड़ने पर वह तीव्र गति से फैलता है। इस सूचना ने सांवरी, कजरी और भंवरलाल को एकदम स्तब्ध कर दिया। तीनों के मन में असमंजस था। खुश हो या दुखी, यह तय करना मुश्किल था। एक ओर उम्मीद की किरण थी तो दूसरी तरफ अंधकार की खाई। आखिरकार दिन से रहा नहीं गया। कमरे में फैली जानलेवा खामोशी को चीरते हुए धीरू ने कहा, काका, आप क्या सोच रहे हो? इलाज तो करवाना ही पड़ेगा, चाहे जुबानी क्यों ना चली जाए, पर जान तो बच जाएगी। अगर बोल रहे हैं तो क्या हुआ, चुप तो नहीं रह सकते। हमें तारा पता चाहिए, तारीफ बाद में सही, अभी जान सबसे कीमती है हमारे लिए। और अम्मा के वास्ते भी सांभरी के पिता ने समर्थन किया। धीरू सही कह रहा है, मां भी कह रही थी। सांवरी के कहने पर कजरी भी मान गई कि सांवरी सही कह रही है। हमारा सुहाग बच जाएगा, कुल देवता का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। कमरे में बजरी की आवाज गूंजने लगी और बिना कुछ कहे भी यह समझ आ रहा था कि खामोशी कितनी बोझिल हो चुकी है। भंवरलाल ने अंततः कहा, सब कुछ साफ है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इंसान को अपनी जान और अपने प्रियजनों की जिंदगी को हर हाल में बचाना चाहिए। धीरू ने जाकर डॉक्टर साहब को सबका सामूहिक निर्णय सुना दिया। डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 दिन बाद भंवरलाल का ऑपरेशन किया जाएगा। भान सिंह ने कुमार साहब को भी भंवरलाल की खबर पहुंचा दी। साथ ही यह भी बता दिया कि तीसरे दिन ऑपरेशन होगा। कुंवर साहब और कोवरानी समय निकालकर अस्पताल आए। उन्होंने भंवरलाल, सांवरी और कजरी को ढांढस बंधाया। सभी ने भंवरलाल की स्वस्थता के लिए प्रार्थना की। इन कठिन दिनों का 1 सप्ताह कब बीत गया, किसी को आभास भी नहीं हुआ। बमलाल का ऑपरेशन बेहद सफल रहा और लगभग 10 दिन अस्पताल में बिताने के बाद वे लोग अंततः कैंसर पर अपनी जंग जीतकर अपने घर लौट आए। अब समय था सांवरी के लिए अपने कर्मपथ पर कदम रखने का। भावुक हृदय के साथ उसने अपने माँ बापों, धीरों के माता पिता,
कबीले के सरदार और सभी से विदा ली और अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ चली, जहां उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना था। सावरी का मन नहीं था कि वह अपने पिता को इस स्थिति में छोड़कर जाए, परंतु उसका वह वचन उसे बुला रहा था जिसने उसके पिता के उपचार का मार्ग प्रशस्त किया था। उसे अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करना था। इसीलिए मन ना होते हुए भी उसे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा। डेरे के बाहर वान सिंह अपनी गाड़ी लेकर उपस्थित था। धीरू भी अपने माता पिता से अनुमति लेकर सावरी के साथ जुड़ गया था। अंततः सावरी ने दिल को मजबूत कर अपनी माँ और पिता से विदाई ली। उसने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए बिना पीछे मुड़े बाहर का रुख किया। वह जानती थी कि अगर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो माता पिता का स्नेह उसे वहीं रोक देगा और उसका संकल्प डगमगा सकता था। वह अपने पिता और मां की आंसुओं से भरी आंखों का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे यह आभास था कि ना जाने कितनी अन्य दृष्टियां भी उसे वहीं रोकने का प्रयास करेंगी। अपना सामान उठाते हुए सावरी गाड़ी की ओर तेज कदमों से बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह गाड़ी उसे पीछे छूटे दर्द और भावनाओं से दूर ले जाएगी। गाड़ी में बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। धीरू पास ही बैठा था, उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा था, पर उसने उसे रोने दिया। जानता था कि यह आंसुओं का बहना उसके मन को हल्का कर देगा। भान सिंह ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और मंजिल की ओर बढ़ा दी। लगभग 1 घंटे का सफर तय करके गाड़ी कुंवर साहब के गांव के बंगले पर आकर रुकी। यह विशाल खूबसूरत बंगला था जो अपनी भव्यता के बावजूद पुराने बंगले के मुकाबले थोड़ा छोटा था। चारों ओर 10 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ इस बंगले का प्रवेश द्वार एक बड़ा लोहे का गेट था, जिसे सुरक्षाकर्मी चौकस निगाहों से देख रहे थे। बंगले के सामने का बगीचा मनमोहक था। उसमें हर तरह के फूलों के पौधे लगे थे। गुलाब, गेंदा, चमेली सभी अपनी खुशबू और रंग से बगीचे को सजा रहे थे। बंगला 2 मंजिला था। नीचे एक बड़ा स्वागत कक्ष और रसोई थी, जबकि ऊपर 5 बड़े बड़े कमरे बने थे। बंगले के पीछे एक बड़ा सा तालाब और एक व्यायामशाला भी थी, जो इसे और भी विशेष बना रही थी। सांवरी और धीरू ने अपने जीवन में इतना सुंदर और आरामदायक बंगला पहले कभी नहीं देखा था। भान सिंह ने उन्हें उनके कमरे दिखाए, जहां एक विशाल पलंग रखा था जिस पर मुलायम गद्दे थे। कमरे में एक बड़ी अलमारी थी जो दीवार से सटी हुई थी और उसमें उनके उपयोग के लिए ढेर सारे कपड़े और जूते पहले से रखे हुए थे। यह सब देखकर सांवरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भान सिंह ने उनके आराम के लिए इशारा करते हुए कहा, आप दोनों नहा धोकर आराम करें। किसी चीज की जरूरत हो तो बस घंटी बजा देना, नौकर हाजिर हो जाएगा। आज तो कहीं नहीं जाना है, कल सुबह अस्पताल चलेंगे। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे भान सिंह साबरी और धीरू को लेकर फिर से क्लिनिक पहुंचे। वहां पहले से ही कुमार साहब मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने साबरी को देखा, उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने आगे बढ़कर साबरी को गले से लगा लिया और उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर माधवी के कमरे की ओर ले गए। डॉक्टर माधवी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और सांभरी को देखा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने सांत्वना भरे स्वर में कहा। सारी की बात कुछ खास नहीं थी, लेकिन डॉक्टर माधवी ने मुस्कुराते हुए सांभरी से कहा, तुम्हें हमारे साथ पूरी तरह सहयोग करना होगा। पहले एक बार तुम्हारी जांच कर लेते हैं, देखना है कि तुम पूरी तरह तैयार हो या नहीं। यह कहकर उन्होंने सांभरी को पास के इंजेक्शन कक्ष की ओर इशारा किया। लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब सब ठीक है। यह सुनते ही सांभरी के चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठी। डॉक्टर ने मेज पर रखा फोन उठाया और नर्स को बुलाकर निर्देश देने लगी। उन्होंने नर्स से कहा, उस तैयारी पूरी कर लो, लैब से कुंवर साहब केम रॉय रिपोर्ट तैयार करवा लो और सरोगेट मदर की फाइल डॉक्टर शेख को भेजो ताकि वह उसे ब्रीफ कर सके। हम 1 घंटे में ऑपरेशन शुरू करेंगे। कुछ समय बाद एक अन्य डॉक्टर सामग्री की तैयारी में सहायता के लिए उनके कमरे में आई। डॉक्टर माधवी ने गुमरानी जी से कहा, अब आप आराम से विजिटर कक्ष में बैठ सकते हैं। आगे का काम अब हमारा और सामरी का है। आप चाहे तो घर भी जा सकती हैं। गुमरानी जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहां प्रतीक्षा करूंगी। उन प्रश्न पूरा होने के बाद ही घर जाऊंगी, डॉक्टर माधवी ने आश्वस्त किया। यह ऑपरेशन तकनीकी रूप से सरल है, लेकिन हमारी ओर से सतर्कता की अत्यधिक आवश्यकता है। थोड़ी भी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है, पर आप चिंता न करें, मैं पहले भी ऐसे कई मामलों में सफल रही हूं। अगले आधे घंटे में डॉक्टर शेख ने सावरी को हर छोटे बड़े निर्देश दिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टरों की बातचीत के दौरान सामरी को ओटी में ले जाया गया
और दोपहर तक उसे बाहर लाया गया। डॉक्टर माधवी के चेहरे पर संतोष और सफलता की चमक थी, जो सारा हाल बयान कर रही थी। और इम्प्रेशन के सफल समापन पर उन्होंने बाहर आकर सभी को बधाई दी और आवश्यक निर्देशों के साथ विदा किया। जाते समय श्रवम को हर हफ्ते क्लिनिक पर आने का भी निर्देश दिया। पूरा काफिला वापस शाहपुरा वाले बंगले की ओर रवाना हुआ, जहां पहले से एक नर्स और एक आहार विशेषज्ञ उनका स्वागत करने के लिए तत्पर थे। सामरी को यह सब कुछ अनजाना और अद्भुत लग रहा था। अभी तक उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसकी कोख में एक नन्ही जान पनप रही थी। अस्पताल में दी गई बेहोशी की दवा और इस नए जीवन की अनुभूति उसे एक अजीब सी भावना से भर रही थी। एक तरह का नशा था जो उसकी चेतना पर हावी था और इसी असर में वह गहरी नींद में सो गई। दूसरी ओर बाकी सभी लोग भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। अगली सुबह सामरी के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई। डाइटिशियन ने उसके लिए भोजन का एक विस्तृत चार्ट तैयार किया था, जिसमें सुबह से रात तक के खाने का समय निर्धारित था। नर्स नियमित अंतराल पर उसका तापमान, रक्तचाप इत्यादि मापती और उसे रंग बिरंगी गोलियां खिलाती थी। एक प्रशिक्षक उसे यह बताता था कि उसे कितनी कसरत करनी है, कब घूमना है और किस तरह से दिनचर्या का पालन करना है। इसके अलावा एक अन्य प्रशिक्षक उसे रोजाना 1 घंटे नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करवाता था। साथ ही एक अध्यापक आकर धीरू और सामरी को गणित, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा भी देते थे। दिन कब शुरू होता और कब समाप्त हो जाता इसका पता ही नहीं चलता था। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो रहे थे। धीरे धीरे सांवरी का गर्भ अब दिखाई देने लगा था। समय समय पर डॉक्टर माधवी उसे और कुमरानी को यह भरोसा दिलाती रहती कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। इस बीच धीरू और सांभरी अक्सर अपने माता पिता से बात करते और भंवरलाल की सेहत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। साहब ने सांभरी को एक विशेष कक्षा में भेजा, जहां बिना ध्वनि उपकरण के संवाद करना सिखाया जा रहा था। इस दौरान भंवरलाल से संवाद कर पाने की खुशी सांवरी के लिए बेहद सुखद अनुभव थी। समय यूं ही पंख लगाकर उड़ गया और वह क्षण आ पहुंचा जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन 9 महीनों में सांभरी और धीरू के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया था। दोनों अब हिंदी के साथ साथ काम चलाओ अंग्रेजी भी सहजता से बोलने लगे थे। गर्भावस्था के 7वें महीने में सांवरी ने नृत्य बंद कर दिया था, लेकिन उसकी नृत्य कला का हर कौशल अब और भी निखर चुका था। एक रात सांभरी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बाल सिंह और धीरू तुरंत उसे लेकर क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। क्लिनिक पहुंचते ही उसे तत्काल ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। रात्रि के 12 बजे डॉक्टर माधवी बाहर आई और सबको खुशखबरी सुनाई कि सांवरी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया है। यह समाचार सुनते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। कुंवर साहब ने खुशी से अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सभी उपस्थित स्टाफ में बांट दी। मिठास बढ़ाने के लिए काजू की बर्फी के कई डिब्बे मंगवाए गए और सबको वितरित किए गए। कोबानी जी ने डॉक्टर माधवी से अनुरोध किया कि क्या वे सामरी और शिशु से मिल सकती हैं। डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन कल सुबह आप दोनों से मुलाकात कर सकेंगी और उन्हें घर भी ले जा सकेंगी। प्रसव की पीड़ा से सामरी बहुत थक चुकी है और इस समय विश्राम कर रही है। शिशु पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन हम उसे रात भर निगरानी में रखना चाहेंगे। कुंवरानी जी ने सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है, हम कल सुबह आकर सांवरी और छोटी कुंवर को घर ले जाएंगे। कुंवर साहब अपनी प्रसन्नता संभालते हुए बोले, हम निश्चित रूप से आएंगे। जब तक माधवी ने आग्रह किया कि सुबह 9:10 पर तक आ जाइएगा, तब तक मैं सारी कागजी कार्यवाही पूरी करके सांभरी को घर जाने के लिए तैयार करवा दूंगी। सभी लोग उत्साह और संतोष के साथ घर लौट आए, जबकि धीरू क्लिनिक में ही रुक गया, यह कहकर कि वह सांभरी को लेकर ही वापस आएगा। कुंवर साहब और कुंवरानी जी के लिए यह आनंद अविस्मरणीय था, मानो वर्षों की प्रतीक्षा अब फलित हो गई हो। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे तक क्लिनिक के बाहर मानो किसी उत्सव का दृश्य था। एक ओर जयपुर की शान में सजावट से सजी हुई जगह थी और दूसरी तरफ एक लंबी कतार में खड़ी गाड़ियां। हर आगंतुक को मिठाई और पानी पिलाया जा रहा था, मानो कोई विशाल मेला लगा हो। भिक्षुकों को खुले दिल से दान दक्षिणा दी जा रही थी। ग्लेनिंग के मुख्य द्वार पर 2 सजे हुए हाथी खड़े थे, जिनके आसपास बच्चे मुफ्त की दावत और मेले का आनंद ले रहे थे। सभी समरी और नवजात शिशु के आगमन की प्रतीक्षा में उत्सुक थे। कुछ ही क्षणों में समरी को एक नर्स और डॉक्टर माधवी के साथ प्रतीक्षा कक्ष में लाया गया। नर्स ने नन्हे बालक को गोद में उठाकर कहा, लीजिए, आपके कुल का उत्तराधिकारी। वह गोल मटोल गुलाबी चेहरा और कोमल बाल वाला बालक था, जिसकी आंखें अभी तक नहीं खुली थीं,
पर चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। कुंवर साहब ने तुरंत जेब से नोटों की गड्डी निकालकर बालक के ऊपर से उतारते हुए नर्स को दे दी। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर नन्हे बालक को निहार रहे थे और कई की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुंवर साहब ने बालक को देख सांभड़ी को गले से कसकर लगा लिया और उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। रुंधे हुए गले से वह बार बार सांभड़ी को धन्यवाद दे रही थी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हो गईं, मानो माता देवकी का पुनर्मिलन हो रहा हो। कुछ देर तक यह खुशी और खामोशी वातावरण में तैरती रही और तभी सांवरी की रूह भीगी हुई हिचकियां लेने लगी। डॉक्टर माधवी ने इस भावुक माहौल को संजीदा होते देख सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, लीजिए, अब आपकी मुराद पूरी हो गई है। मेरा काम अब यहाँ खत्म होता है, लेकिन अब आपका काम शुरू होता है। कम से कम 3 महीने तक बच्चे को उसकी माँ का दूध ही सबसे अधिक गुणकारी रहेगा। यह आपकी पूरी फाइल है। इसमें बच्चे के टीकाकरण की सूची शामिल है। अगले 3 माह में आपको हर 15 दिन बाद बच्चे और उसकी मां को निरीक्षण के लिए लाना अनिवार्य रहेगा। फिर आगे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस हो तो मेरे पास आपका संपर्क नंबर है। बिल्कुल संकोच मत कीजिए, तुरंत मुझे फोन कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दें, कुछ अन्य मरीज भी प्रतीक्षारत हैं। इतना कहकर डॉक्टर माधवी आगे बढ़ने लगी। कुरानी जी ने भाव विभोर होकर कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने सच में हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी की है। आपके उपकार के बदले में हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी पूरी उम्र आपके प्रति कृतज्ञ रहेगी। कुंवर साहब ने भी श्रद्धा में हाथ जोड़ लिया। इसके बाद कुंवर साहब ने निर्देश दिया, हम भी अब चलेंगे और इस फाइल को हमारे कार्यालय तक पहुंचवा दीजिए। आगे की प्रक्रिया वहीं पूरी होगी। डॉक्टर माधवी मुस्कुराते हुए बोली, जी कुंवर साहब। सांवरी ने भी डॉक्टर को धन्यवाद दिया। थैंक यू डॉक्टर माधवी। डॉक्टर ने सांवरी की ओर देख कहा, वाह सांवरी, तुमने तो बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख ली है। सांवरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह पिछले 9 महीनों की मेहनत का परिणाम है। डॉक्टर माधवी ने हंसते हुए कहा, नॉट बैड, बहुत अच्छा है, और फिर बाहर निकल गई। सांवरी और नवजात शिशु को लेकर परिवार क्लिनिक से बाहर आया। गेट के पास खड़े गजराज ने सोन उठाकर आशीर्वाद स्वरूप उनकी अगवानी की और बैंड वाले ने मधुर धुन छेड़ दी। इस बीच गेट से लेकर गाड़ियों तक एक लाल कालीन बिछा दिया गया था, जिस पर चलते हुए सांवरी और नवजात शिशु के स्वागत का यह भव्य दृश्य अत्यंत हृदय स्पर्शी था। सामने खड़ी गाड़ी में सभी अपनी अपनी जगह ग्रहण कर चुके थे। कुंवर साहब अगली सीट पर विराजमान हुए, जबकि रानी साहिबा पीछे बैठी, उनके साथ कुछ आवश्यक सामग्री भी। अन्य लोग विभिन्न गाड़ियों में सवार हो गए। यह काफिला गर्मियों की 2 गाड़ियों के साथ शुरू हुआ, जिनके बीच में कुंभर जी की गाड़ी थी और उसके पीछे सुरक्षा के उद्देश्य से 2 और गाड़ियां तैनात थीं। शेष लोग अपनी अपनी गाड़ियों में हवेली की ओर प्रस्थान कर गए। पिछले 2-3 महीनों से जैसे नववधू की सजावट की तरह संजोई गई हवेली इस दिन और भी झिलमिलाती दिख रही थी। नए सिरे से की गई पॉलिशिंग और सौंदर्यकरण के कारण हवेली के कोने कोने में ताजे पुष्पों की महक बसी हुई थी और रोशनी का उत्सव चारों ओर बिखरा हुआ था। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं, जैसे दिवाली की रोशनी का आलोक पूरे परिसर को आलोकित कर रहा हो। काफिला हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक बार फिर बैंड ने मधुर धुनों का राग छेड़ा। लाल रंग का आलीशान कालीन द्वार तक पछाया गया था। दोनों ओर महिलाओं की कतार थी, जो पुष्पों की वर्षा और मंगल गीतों से स्वागत कर रही थी। द्वार पर एक वृद्धा आरती की थाल लिए प्रतीक्षारत थी। उन्होंने स्नेहपूर्ण हृदय से रानी साहिबा, कोमर साहब और नवजात शिशु का स्वागत करते हुए मंगल तिलक किया। हवेली के हर कोने में उल्लास और अपनत्व का माहौल व्याप्त था। शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति एकत्रित हो रहे थे। विशाल पंडाल के नीचे स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। प्रत्येक अतिथि को भोजन ग्रहण करने का विनम्र आग्रह स्वयं कोमर साहब कर रहे थे। उपहारों को सुरक्षाकर्मी सावधानी पूर्वक अतिथियों की गाड़ियों में रखवा रहे थे, जिनका आदान प्रदान किया जा चुका था। कुमरानी जी धीरू और सांभरी को लेकर ऊपर अपने शयन कक्ष की ओर बढ़ी। कुंवर साहब ने पहले ही सांभरी को सूचित कर दिया था कि आने वाले 6 से 8 महीनों तक उन्हें हवेली में ही रहना होगा, क्योंकि नवजात शिशु को नियमित स्तनपान कराना आवश्यक था, जैसा डॉक्टर ने परामर्श दिया था। इस दौरान धीरू के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, ताकि उनकी देखभाल और आवश्यक सामग्री में कोई कमी ना हो। इस समयावधि में धीरू कुंवर साहब के सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे, जबकि सांवरी को नवजात शिशु की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे ही शिशु का आगमन हुआ, हवेली में हर दिन एक उत्सव का माहौल बनने लगा।
5 दिनों के पश्चात एक और बड़े आयोजन की तैयारियां शुरू हो गईं, क्योंकि शिशु की छठी और नामकरण की रस्में संपन्न होनी थी। हवेली को एक बार फिर नए रूप से सजाया जा रहा था। कुंवर साहब ने ज्योतिष रोहित को आमंत्रित किया, जो बालक के नामकरण और शुद्धिकरण यज्ञ का संचालन करने वाले थे। हवेली की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः दुरुस्त किया जा रहा था। हलवाई भगवान को विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। जयपुर और आसपास के राजघराने और महत्वपूर्ण लोग इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने वाले थे। नामकरण और हवन की विधियों के उपरांत एक विशाल भोज और समारोह का आयोजन किया गया था। राजपुरोहित जी और ज्योतिषाचार्य जी सुबह से ही उपस्थित हो गए थे। सोमवार की रात पावन हवन का अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसके बाद परंपरागत रीति से छठी की रस्में निभाई गईं। इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य जी ने बालक की जन्म कुंडली बनाई, जिसमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का गहन निरीक्षण हुआ। बालक का नाम राशि के अनुसार पुरोहित जी ने पहले उसके कान में कहा, फिर सार्वजनिक रूप से घोषित किया। बालक का नाम पिता के नाम के अनुरूप ही होना था। कुंवर साहब और कुंवरानी की सहमति से बालक का नाम विजय प्रताप रखा गया। नन्हे कुंवर के नाम के उद्घोष पर समस्त जनसमूह ने करतल ध्वनि से उसका स्वागत किया और कुंवर विजय प्रताप की जय के उद्गार से हवेली का हर कोना झूम उठा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हवेली में प्रतिष्ठित अतिथियों का आगमन होने लगा। बधाइयों का तांता बंधा था और बीच बीच में मादक पेय व संगीत की महफिलों का सिलसिला चलता रहा। मंच पर देश विदेश के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे वातावरण में एक अलौकिक छटा बिखरी हुई थी। यह समारोह रात के गहराने तक चलता रहा। आधी रात के बाद एक एक कर मेहमान कुंवर साहब और नन्हे विजय प्रताप की दीर्घायु की कामना करते हुए विदा लेने लगे। अंततः सुबह के 3 बजे आखिरी अतिथि भी विदा हुए। दिन भर की थकान से शांत सहायकों ने आयोजन समेटने का कार्य आरंभ किया। कुंवर साहब भी अपने शयन कक्ष की ओर चले गए, जबकि रानी साहिबा, धीरू और सावरी पहले ही विश्राम के लिए प्रस्थान कर चुके थे। समय के साथ नन्हा कुंवर विजय प्रताप धीरे धीरे बड़ा होने लगा और कुंवर साहब और रानी साहिबा रोज उसके संग कुछ घंटे गुजारते, उसे निहारते और दुलार करते, उसकी हर मासूम अदा में आनंदित होते। विजय सांवड़ी और कुंभरानी के स्नेहपूर्ण देखरेख में अब तेजी से बढ़ रहा था। अब वह ना सिर्फ उठने बैठने लगा था, बल्कि धीरे धीरे खिसकने भी लगा था। हवेली के हर व्यक्ति को पहचानने की उसकी क्षमता भी विकसित हो गई थी। उसकी मासूमियत और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण हर कोई उसके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहता था। हालांकि उसकी प्रिय थी सांभरी, कुंभरानी और धीरू। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और हवेली में हर ओर उल्लास का माहौल छाया रहता था। आज कुंवर साहब और कुंवरानी को दिल्ली यात्रा पर निकलना था और वे चाहते थे कि छोटे कुमार भी साथ चले, लेकिन छोटे कुमार को अचानक बुखार हो जाने के कारण उन्हें साथ ले जाना संभव नहीं था। कुंभरानी विजय को छोड़कर जाने के विचार से अनमनी हो रही थी, पर रिश्तेदारी की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं था। विवश होकर उन्होंने विजय को सांभरी के सुपुर्द कर दिया और कुंवर साहब के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जाते जाते कुंवरानी ने सांभरी को निर्देश दिए, मानसिंह को डॉक्टर के पास दिखा देना, दवाइयां समय पर देना और हवा लगने से बचाना। सांभरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, महामां काली की कृपा रहेगी, विजय बिल्कुल ठीक रहेगा। कुंवरानी ने विश्वास दिलाने का प्रयास किया। फिर सांभरी बोली, रानी जी, जब आप वापस आएंगी तो विजय आपको हंसते हुए मिलेगा। आखिरकार अपने मन को समझाकर कुंभरानी और कुंवर साहब निकल गए। दोपहर में सांभरी विजय को दवा देकर सुला रही थी कि अचानक उसके कक्ष का दरवाजा खटखटाया गया। वह चौंकी। इस वक्त कौन आ सकता है? दरवाजे पर पहुंचने से पहले दरवाजा कई बार खटखटाया जा चुका था। उसने दरवाजा खोला तो सामने धीरू और भानसिन बदहवास खड़े थे। धीरू ने लगभग सांभरी को खींचते हुए कहा, जल्दी चलो, हादसा हो गया है। सांभरी की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसा हादसा? किसका हादसा? उसने घबराहट में पूछा। भान सिंह ने गंभीरता से कहा, हुक्म का? यह शब्द सांभरी के कानों में चुभने लगे। उसने एक के बाद एक सवाल किए। कहां? कोमर साहब और कुमारानी ठीक तो हैं? भान सिंह ने गहरी सांस लेते हुए बताया, गुड़गांव के पास ट्रक से टक्कर हो गई है। पुलिस सभी को अस्पताल ले गई है, हमें बुलाया है। हुक्म को होश आया तो उन्होंने हम तीनों को याद किया। पुलिस के अनुसार उनकी हालत अत्यंत गंभीर है, इसीलिए हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर सावरी स्तब्ध रह गई। उनके होठों पर बस एक प्रार्थना थी, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? फिर खुद को संभालते हुए सावरी बोली, मुझे बस 30 मिनट का समय दो, मैं कुंवर विजय को तैयार करके और उसका सामान लेकर नीचे आती हूँ।
कुछ ही देर में भान सिंह, सावरी, धीरू और छोटे कुंवर विजय के साथ गाड़ी गुड़गांव की ओर तेजी से रवाना हो गए। गाड़ी में बैठे सभी लोग मन ही मन कुमार साहब और कुंभरानी की सलामती की कामना कर रहे थे। लगभग 4 घंटे बाद वे फोर्टिस अस्पताल गुड़गांव पहुंचे, जहां एक हृदय विदारक समाचार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर ने सूचना दी कि ड्राइवर और कुमरानी जी ने अस्पताल पहुंचते ही आखिरी सांस ले ली थी। कुंवर साहब की स्थिति अत्यंत नाजुक है, लेकिन उन्हें अभी तक कुमरानी के निधन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। यह खबर सुनते ही सावरी फूट फूट कर रो पड़ी। धीरू और भान सिंह भी अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए। सावरी का मन व्यथित हो उठा। कुमरानी जी की साम्यता और ममता भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जैसे उसने अपनी बड़ी बहन को खो दिया हो। इसी बीच डॉक्टर ने आकर बताया कि कुंवर साहब को होश आ गया है और वह बार बार सावड़ी का नाम लेकर पुकार रहे हैं। सावड़ी के लिए उनसे मिलना कठिन था, परंतु सबके समझाने पर उसने अपने आंसुओं को संयमित किया और कुंवर, विजय, धीरू और भान सिंह के साथ कुंवर साहब के कमरे में पहुंची। कुंवर साहब बिस्तर पर सिर से पांव तक पट्टियों में लिपटे पड़े थे। सावरी, धीरू, भान सिंह और नन्हे कुंवर विजय को देख उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, परंतु वे आवाज में दब गईं। उन्होंने इशारे से विजय को पास बुलाया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर बाकी लोगों से कुछ कहना चाहा। पास खड़ी नर्स ने उन्हें बोलने से रोकने का प्रयास किया, पर उन्होंने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। फिर धीमे स्वर में कुंवर साहब ने बोलना शुरू किया। भान सिंह से पूछा गया, वकील साहब आ गए या नहीं? भान सिंह ने कहा, जी हुकुम, वो आने ही वाले हैं। कुंवर साहब ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से सुनो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा और यह भी जानता हूं कि शायद लाजवंती भी अब इस दुनिया में नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम लोगों पर एक भारी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। मेरे जाने के बाद स्वामी तुम छोटे कोमर को अपनी संतान की तरह पालोगी। वैसे भी वह तुम्हारा ही पुत्र है। सांभरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हुकुम, आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम करें। लेकिन कुंवर साहब ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे बोल लेने दो, मुझे पता है कि मेरा समय कम है। इसी बीच गोबर साहब ने कुछ कहने का प्रयास किया, पर कुंवर साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा, बीच में मत बोलो, मुझे अपनी बात कह लेने दो। कुंवर साहब ने कहा, मैं कुंवर विजय के नाम पर एक ट्रस्ट बना रहा हूं। इस ट्रस्ट में हमारी सारी संपत्ति शामिल होगी। जब विजय 21 वर्ष का हो जाएगा तब उसे कानूनी तौर पर यह संपत्ति मिल जाएगी। तब तक तुम तीनों को उसका और हमारी कंपनी का ख्याल रखना होगा। तुम तीनों इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बनोगे और हमारे वकील साहब तुम्हारे कानूनी सलाहकार होंगे। आज से तुम लोग मिलकर हमारे पूरे कारोबार को संभालोगे जब तक कि कुंवर विजय इस लायक नहीं हो जाता। कुंवर साहब ने एक थकी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम तीनों को बहुत नजदीक से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग मेरे विश्वास पर खरे उतरोगे। मुझे वचन दो कि तुम कुंवर विजय को उसके माता पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दोगे। इतना कहकर उन्होंने कांपते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने एक स्वर में कहा, जी हुकुम, हम वचन देते हैं, हम आपके दिए हर आदेश का पालन करेंगे और आपकी सेवा का कर्ज अदा करेंगे। फिर तीनों ने आगे बढ़कर कुंवर साहब का हाथ थाम लिया और वादा किया। उसी क्षण वकील सावनी कुमार कमरे में प्रवेश कर गए। वकील साहब, क्या आप दस्तावेज तैयार करवा लाए हैं? कुंवर साहब ने गंभीर स्वर में पूछा। वकील साहब ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हां, इसी कारण थोड़ी देर हुई, जैसा आपने फोन पर निर्देश दिया था। दस्तावेज पूरे हैं, कुंवर साहब ने तत्परता से कहा। फिर जल्दी से मेरी ओर से हस्ताक्षर करवा लीजिए। और इन सभी पर भी वकील साहब ने मुस्कुराते हुए प्रति प्रश्न किया। इतनी हड़बड़ी क्यों है? कुंवर साहब ने ठहराव के साथ जवाब दिया, आप बस साइन करवा लीजिए। और बस वकील साहब ने जो हुक्म कहकर अपने बैग से पेपर निकाले। फिर कुंवर साहब ने भान सिंह को आवाज लगाते हुए कहा, बाहर से इंस्पेक्टर और मुख्य डॉक्टर को भी बुला लाओ, हमें 2 गवाहों की जरूरत है। भान सिंह ने तुरंत कार्यवाही करते हुए डॉक्टर और इंस्पेक्टर को बुला लाने के लिए कदम बढ़ाए। चंद मिनटों में ट्रस्ट के सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर संपन्न हो गए और वकील साहब ने इस संपूर्ण घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में दर्ज भी कर लिया। जैसे ही यह सब समाप्त हुआ, वकील साहब ने एक लंबी सांस ली और कमरे से बाहर जाने का संकेत दिया। कहते हैं, मृत्यु से पहले मनुष्य को उसके अंतिम क्षणों की पूर्वाभास मिलती है। शायद कुंवर साहब को भी अपनी अंतिम घड़ी का आभास हो गया था। उसी रात कुंवर साहब अपनी प्राणप्रिय लाजवंती को छोड़ अनंत यात्रा पर चले गए। लाजवंती, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग थी, अब इस नश्वर संसार में अकेली रह गई थी। 2 दिन पश्चात कुंवर साहब, कुमरानी और उनके चालक के पार्थिव शरीर को जयपुर लाया गया। हवेली में सुबह से ही शोकाकुल जनसूह
श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पंक्तिबद्ध हो गया था। वहां हर व्यक्ति जो कभी भी कुंवर साहब से जुड़ा रहा हो, नम आंखों से उनके प्रति अपने सम्मान का इजहार कर रहा था। राजनेता, उद्योगपति और विभिन्न राजघरानों के लोग भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। कुछ दिन पूर्व जहां हर्षोल्लास की धारा बह रही थी, आज वहां शोक और मौन की छाया व्याप्त थी। इन सबसे अनभिज कुंवर विजय अपने बाल स्वभाव में मग्न खेलता रहा। सांवरी, धीरूभाई सिंह और भान सिंह की आंखें बार बार अश्रुपित हो रही थीं। शाम ढलते ही कुंवर साहब और कुंवर रानी के पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। शोकाकुल लोग धीरे धीरे अपने अपने निवास को लौट गए। जीवन के एक अध्याय का अंत हुआ और एक नए का आरंभ हुआ। अब सावरी, धीर और भान सिंह के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वकील साहब की सलाह और अपनी कठोर मेहनत से धीर और भान सिंह ने कुंवर साहब के व्यापार को सुचारू रूप से संभाल लिया। उधर सांवरी का संपूर्ण ध्यान कुमार विजय के पालन पोषण में था। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि स्वर्ग में बैठे कुंवर साहब को उनकी परवरिश पर कभी कोई संदेह ना हो। एक दिन यूं ही बातचीत के दौरान धीरू ने सावरी से पूछ लिया, अकाउंट में जो 25 लाख रुपए जमा है उनका क्या करना है? इस पर सावरी मुस्कुरा उठी और बोली, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैंने कुछ विशेष योजना बनाई है। धीरू ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसा तुम चाहो, और वहां से चला गया। समय अपने ढर्रे पर चलता रहा और इस तरह 5 साल गुजर गए। 5 वर्षों बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम के 7 बजे का वक्त था। अचानक मंच से एक नाम पुकारा गया, साथियों, अब जिस महिला का नाम लिया जा रहा है उन्हें उनके राज्य में सखी के नाम से जाना जाता है। बिना किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए उन्होंने जो कुछ अन्य महिलाओं के लिए किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। पिछले 4 वर्षों में उन्होंने लगभग 5000 जरूरतमंद और खानाबदोश लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया है और इनकी संस्था ने उनकी शिक्षा का संपूर्ण खर्च भी उठाया है। इतना ही नहीं, बंजारा समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देकर उन्होंने उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाया है। उनके प्रयासों से इनकी पारंपरिक नृत्य कला को भी नई पहचान मिली और देश विदेश के मंचों पर उसे आदर भी मिला। इनकी संस्था जो कुछ इन बेसहारा मजदूर और निर्बल महिलाओं और लड़कियों के लिए कर रही है, उसके लिए इन्हें जितना भी सम्मान दिया जाए वह कम ही होगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सावरी देवी को, ताकि वे माननीय मंत्री जी के हाथों यह विशेष सम्मान ग्रहण करें। सामने पंक्ति में बैठी सावरी ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और संजीदगी के साथ मंच की ओर कदम बढ़ाए। सामने बैठे भान सिंह, वकील साहब, धीरू, कुमार विजय, भंवरलाल, कजरी, धीरू के माता पिता और कबीले के सरदारों ने भाव विभोर होकर तालियों की गूंज से पूरा सभागार भर दिया। हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति की तालियों की गड़गड़ाहट सांभरी के अभूतपूर्व योगदान को सलामी दे रही थी। आज पूरे देश का गर्व बन चुकी सांवरी ने बेसहारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए और यह सब उसने अपने उन 25 लाख रुपए की राशि का सदुपयोग करके किया जो उसके खाते में थे। सांवरी ने इस राशि से कबीले की अनपढ़ लड़कियों के भविष्य को संवारने का दृढ़ संकल्प लिया और उसे पूरा किया। धीरे धीरे कुंवर विजय ने परिपक्वता की ओर कदम बढ़ाया। वह सांवरी को अपनी मां और धीरू को पिता के रूप में देखता था और उन्होंने भी उसे पूरी आत्मीयता से माता पिता की तरह पाला। सांभरी ने उसे स्नेहपूर्वक यह बताया कि उसकी असली मां कुंवरानी जी थी, जबकि वह उसकी धाई मां है। लेकिन विजय के लिए सांभरी ही हमेशा उसकी मां रही। समय के साथ सांवरी और धीरू का विवाह हो चुका था और अब विजय प्रताप अपने कारोबार को संभालने के योग्य हो गया था, क्योंकि वह अब 21 वर्ष का हो चुका था। उसकी शादी भी उसकी पसंद की लड़की से संपन्न हो गई। अब सांवरी और धीरू ने सोचा कि विजय के जीवन से विदा लेकर कहीं और चले जाएं, पर विजय ने उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी। उसने दृढ़ता से कहा, तुम मेरे माँ और बाबा हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे।